कैसे करा जा रहा है, ठीक है। तो जिसका भी वो अगर डाउट हो तो भेज देना, मैं भी डिस्कस कर लूंगा, क्योंकि वो मेरे ख्याल से 1-2 बार से रह रहा था। क्योंकि होता क्या है, 10 क्वेश्चन हो जाते हैं, उसके बाद वो आ रहा होता है डाउट लेके, ठीक है। तो अब ऑलरेडी 8-10 क्वेश्चन करा दिए, उससे ज़्यादा टाइम नहीं होता वहाँ पे कि मैं डिस्कस कर पाऊँ, ठीक है। तो अभी डाउट हो किसी का तो पास कर देना, आगे डिस्कस कर लूंगा मैं, ठीक है। इसका है, वो है अभी बच्चा जिसका डाउट है, हैं? लाए नहीं क्वेश्चन, क्या करे हो? नहीं नहीं, परमुटेशन कॉम्बिनेशन नहीं, जिसका वो डाउट था टत्तरम, तुम्हारा डाउट था, तो है नहीं क्वेश्चन तुम्हारा पास अभी? 2 दिन से तुम पूछ रहे हो, वो डाउट तुम्हारा है नहीं। मैंने तुम्हें कल भी कहा था कि फिर क्लास में ले आना, अब तुम्हारा वो क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। और डाउट वाउट रखो अपने पास, रेडी रहा करो, ठीक है। अगर ऐसा कुछ हो, फोन ऑन पे अगर फोन हो, फोटो खींच सकते हो तो फोटो खींच लो, ठीक है, उसको समझ लेंगे, ठीक है। देखो, नहीं नहीं, और डाउट नहीं कर रहा, अभी टॉपिक बढ़ाना है, ये तो एक क्वेश्चन की बात है, आप अपना क्वेश्चन पूछ रहे हो। नहीं नहीं, क्वेश्चन अभी मैं डिस्कस कर रहा, वो तो उनका एक क्वेश्चन था, तो मेरे को लगा आप उसके लिए दे रहे हो, ठीक है, क्योंकि अभी तो हमें टॉपिक पहले खत्म करना है, ठीक है। क्योंकि वो भी पीपीटी लगा रहे थे, मैंने कहा तब तक एक क्वेश्चन हो जाए, हाँ, ठीक है। अब देखो, इस क्वेश्चन से पहले मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ। मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया था, अगर आपको याद हो, नोटों वाला, कि भाई 1 रुपए के नोट, 2 रुपए के नोट, कितने रुपए के नोट बनाए जाए कि 1 से 100 तक कोई भी अमाउंट मांगी जाए वो दे पाओ। अगर सपोज मैं आपको बोलूं कि मुझे किसी को कुछ तोल के देना है, देखो क्या होता है, जैसे मैंने जब आपको नोट वाला बोला था, तो नोट वाले में मैंने क्या बोला था कि आपको 1 रुपए का नोट बनाना पड़ेगा, याद है वो क्वेश्चन? मैं एक बार फिर बता देता हूँ, क्वेश्चन ऐसा था कि आप सपोज बैंक के मैनेजर हो, आपको 1 रुपए से 100 रुपए तक कुछ भी अमाउंट किसी को देना है, ठीक है। अब आपको नोट छापने हैं, मिनिमम कितने नोट छापे जाएं कि वो 1 से 100 तक कोई भी अमाउंट मांगे आप दे पाओ, ये क्वेश्चन था। अब मैंने बोला था इसका एक तरीका तो एक एक के कितने नोट छाप दो, 100 नोट छाप दो और हो जाएगा, ठीक है। बट जब हमने मिनिमम की बात करी तो मैंने बोला कैसे करना पड़ेगा, 1 रुपए का नोट बनाया, अगला वो 2 मांग सकता तो हमने 2 का भी नोट बना दिया, अगला वो 3 मांग सकता, हमने 3 का नोट नहीं बनाया, क्योंकि 3 इन दोनों से दिया जा सकता, फिर हमने नोट किसका बना दिया? फिर 5 का नहीं बनाया क्योंकि 4 और 1 से, 6 का नहीं बनाया क्योंकि 4 और 2, 7 का 4 2 1, फिर किसका बनाया? फिर किसका बनाया? हमने कुछ ऐसा पैटर्न समझा था, ये 2 की पावर चल रही है, ये 7 नोट बनाए थे, यानी कि 1 से 100 तक अगर कोई भी अमाउंट देनी है तो कम से कम 7 नोट की जरूरत पड़ेगी। वो 7 नोट कोई और भी हो सकते हैं, बट 7 से कम में नहीं हो सकता। मिनिमम पॉसिबल नोट कितने जरूरत पड़ेगी? 7। जैसे अब कोई मान लो 51 रुपए मांगता है, तो 51 रुपए कैसे देंगे? एक 32 का दे दो, एक 16 का दे दो, 32 और 16 48, एक 2 का दे दो, एक 1 का दे दो, तो 51 रुपए आप दे पाते, ठीक है। अब होता क्या है, यहां पर 2 की पावर चल रही है, तो कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो 2 की पावर पे चलते हैं, तो यहां पर ना बच्चा जब ये सीख जाता है तो वो कैसे करता है इस तरह के क्वेश्चन को, वो जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है कि 1 से 100 तक कोई भी अमाउंट देनी है तो कितने नोट चाहिए, तो वो सिंपल ये शॉर्टकट को यूज करता है कि 2 की पावर n, ये n वो होना चाहिए जो 100 से बड़ा है, तो n की सबसे छोटी वैल्यू, 2 की कौन सी ऐसी घात है सबसे छोटी जो 100 से बड़ी है? 2 की पावर 1 2 होती है, 2 की पावर 2 4 होती है, 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 4 16, 2 की पावर 5 32, 2 की पावर 6 64, 2 की पावर 7 100, यानी कि 7 पे ऐसा हो जाए, यानी कि 7 नोटों में ऐसा काम हो जाए। तो ये जो पजल है ये 2 की पावर पे चल रही है। अब अगर मैं आपको बोलूं कि एक तराजू है, एक तराजू है और मुझे किसी को कुछ तोल के देना है, मुझे किसी को कुछ तोल के देना है। अब मान लो वो आदमी मेरे पास आता है और वो 1 किलो से 40 किलो कुछ भी मांग सकता है, तो क्वेश्चन ये है कि कम से कम कितने बाट बनाए जाएं। तो वही नहीं होते वेइंग मेजर जिसमें 1 किलो छपा हुआ है, 1 किलो 2 किलो, अगर वो 1 किलो से लेकर 40 किलो तक आपसे कुछ भी मांग सकता है, बट मांगेगा प्राकृतिक संख्या ही, ऐसे नहीं बोलेगा 16 किलो 300 ग्राम दे दो, 16 किलो 250 ग्राम दे दो, ऐसे नहीं, या तो मांगेगा 16 किलो या 24 किलो, बट प्राकृतिक संख्या। तो मिनिमम कितने बनाए जाए?
अब कई लोग सोचेंगे 2 की पावर, तो वो बोलेंगे 2 की पावर n किससे बड़ी होनी चाहिए? तो 2 की सबसे छोटी पावर जो 40 से बड़ी है, 2 की 6, यानी कि 6 बाट बनाने पड़े। अब वो क्या करेगा, 1 किलो का बनाएगा, 2 किलो का बनाएगा, 3 का नहीं बनाएगा। क्यों? क्योंकि 2 और 1 से दे दिया, तो ऐसे बना। बट यहां पर लॉजिक 2 की पावर का नहीं है, यहां लॉजिक 3 की पावर का, समझो। अब उसे 6 बाट बनाने की जरूरत नहीं है। देखो, अगर कोई 1 किलो मांगेगा तो वो यहाँ 1 किलो का बाट रख दे, और यहाँ जो भी वो सपोज सब्जी बेच रहा है या अखबार बेच रहा है, कुछ भी, यहाँ वो सामान रख दे, 1 किलो तोल के दे दिया। अब उसे 2 किलो का बाट नहीं बना, अब वो सीधा 3 का बनाएगा। क्यों? क्योंकि देखो, जब उसने 1 किलो का बाट बना लिया, उसके बाद वो 3 का बना रहा है। क्योंकि अगर कोई उससे 2 किलो मांगेगा तो वो क्या करेगा, यहां पे मान लो सब्जी रख दी और 1 किलो का बाट यहां रख दिया, तो यहां पे ऑटोमेटिकली मान लो यहां पर उसने 3 किलो का बाट रखा है। अब यहां पर उसने 1 किलो का बाट भी रखा हुआ और सब्जी भी रखी हुई है या अखबार भी रखे, तो सब्जी कितनी आएगी? यानी कि देखा, उसने 2 किलो का बाट बनाया ही नहीं। उसने क्या सोचा, भाई 1 किलो का बाट बनाओ, उसके बाद सीधा कितने का बना दो, 2 का। इसलिए नहीं बनाया क्योंकि उसे पता है 3 किलो एक तरफ रख दूंगा, 1 किलो एक तरफ रख दूंगा, तो 1 किलो के साथ जो एक्स्ट्रा रखा होगा अपने आप ही कितना आ जाएगा। अब वो 4 किलो का नहीं बना रहा। क्यों नहीं बना रहा? क्योंकि 4 कैसे आ जाएगा, 3 और 1 से। उसके बाद सीधा वो 9 किलो बना रहा। देखो क्यों। अब मुझे बताओ, अगर उसे 1 किलो लेन तोलना होगा तो कैसे तोलेगा? एक तरफ 1 किलो रखेगा, एक तरफ सब्जी, 1 किलो तुल जाएगा। 2 किलो तोलना हो तो कैसे तोलेगा? एक तरफ 1 किलो सब्जी और 3 किलो, तो सब्जी अपने आप कितनी आ जाएगी, 2 किलो। 3 किलो का तो बाट ही है, 4 किलो चाहिए तो 5 किलो कैसे तोलेगा? एक तरफ ये 4 किलो रख देगा और जो भी सब्जी, और दूसरी तरफ 9 किलो, तो सब्जी अपने आप कितनी आ जाएगी, 6 किलो कैसे तोलेगा? एक तरफ 9 रख देगा, एक तरफ 3, तो 6 आ जाएगा। 7 कैसे आएगा? एक तरफ 9 और 1 10 रखेगा, दूसरी तरफ 3, तो जो 7 में होगा वो 7 किलो आ जाएगा। 8 कैसे आएगा? एक तरफ 9 रखेगा, एक तरफ, तो यहां पर 3 की पावर चल रही है। तो आपको ये सोचना था 3 की पावर कितनी रखूं जो 40 से बड़ी है। कौन सी है 3 की सबसे छोटी पावर? 4। यानी कि 4 बाट बनाने थे बस। कौन से 4 बाट? 1 किलो, 3 किलो, 9 किलो, और अब कोई भी वेट तोलना हो 40 किलो तक का तोला जा सकता। बस 4 ही बाट बनाने थे। कौन से? 1 किलो का, 3 किलो का, 9 किलो का और 27। अब कोई भी मांग लिया जाए आप आसानी से दे सकते हो। मान लो कोई कहता है मुझे 32 किलो चाहिए। अब आप सोचो 32 किलो कैसे तुले? 27 और 9, 36 एक तरफ रख दो, दूसरी तरफ 4 किलो रख दो। एक तरफ 36 किलो रखा है, एक तरफ 4 किलो रखा है, प्लस सब्जी रखी है, तो सब्जी कितनी आ जाएगी, 32। यानी कि यहां कितने की पावर चल रही है, 3 की पावर। ठीक है, अब आते हैं जो सी साइड में क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, सी साइड में क्वेश्चन क्या पूछा गया था? पहली बात तो इस क्वेश्चन में ना थोड़ी मुझे लगता है एम्बिग्युइटी है। ठीक है, यानी कि थोड़ी गड़बड़ है, बट कोई बात नहीं, सी सेट ने पूछा तो हम समझेंगे कि क्या पूछा है। तो इसीलिए मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया, बेस क्या है। अब देखते हैं उसने पूछा क्या था। उसने बोला आपके पास, मैं एग्जैक्ट क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, ठीक है, जो आपको समझ आता है उसके हिसाब से देखेंगे। प्रत्येक 2 ग्राम, 5 ग्राम, 10 ग्राम, 2 ग्राम, 5 ग्राम, 10 ग्राम, 25 ग्राम, 50 ग्राम भार वाले संख्या चांदी के सिक्के, संख्या में चांदी के मतलब बहुत सारे हैं वगैरह। मान लो 2-2 ग्राम के भी बहुत सारे हैं, 5-5 ग्राम के भी बहुत सारे हैं, 10-10 ग्राम के भी हैं, 25 के भी, 50 के, मतलब बहुत सारे सिक्के आपके पास। मतलब एक नहीं है 2 ग्राम का, 2 ग्राम के बहुत सारे होंगे, मान लो 10, 20, 50 कितने भी हैं। ऐसे 5 वाले भी हैं, 10 वाले भी हैं, 25 वाले भी हैं और 50 वाले। बट है यही 5 वेराइटी, 2, 5, 10, 25, 50। अब पहली स्टेटमेंट मैंने लिख रहा है 78 ग्राम सिक्कों को खरीदने के लिए कम से कम 7 सिक्कों को खरीदना आवश्यक है। यानी कि अगर इसको 78 ग्राम लेना है तो कह रहा है कम से कम 7 सिक्के लेने पड़ेंगे। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं तुम्हें कहूं तुम्हें 78 ग्राम लेना है, कम से कम सिक्के लेने हैं, तो तुम कोशिश करोगे ना पहले भारी वाले ले ले। तो कौन सा ले सकते हैं? चलो 50 का ले लिया। उसके बाद पर अगर तुम 25 ले लोगे तो 50 और 25 कितना हो जाएगा, 75। अब तुम्हें 3 ग्राम लेना है, ऐसा नहीं कर सकते 2 ले लो और आधा काट के ले ले, वो नहीं कर सकते। यानी कि 25 वाला तो लेना ही नहीं, क्योंकि अगर 25 ले लिया तो 50 और 25 कितना हो जाएगा, 75, और अब 3 तो बन नहीं पाएगा। तो 25 वाला नहीं लेना तो क्या करें, 10 10 10 के 2 ले लिए, 70 हो गया। अब कितना चाहिए, 8 ग्राम। तो 5 वाला तो लेंगे नहीं,
5 के बाद 3 नहीं बनेगा, तो 2 वाले कितने हैं? उसकी पहली स्टेटमेंट यही थी कि 78 ग्राम के लिए कम से कम 7 सिक्के लेने अनिवार्य है। सही है गलत है? पहली स्टेटमेंट, क्योंकि 78 ग्राम अगर किसी को लेना है, एग्जैक्ट 78, तुम ये नहीं कह सकते 80 ले जा 2 कल दे दियो, ठीक है? 78 ग्राम ही चाहिए एग्जैक्ट, तो कितने सिक्के चाहिए? 7। तो पहली स्टेटमेंट ये थी कि 78 ग्राम के लिए कम से कम कितने सिक्के, ठीक है? तो जब किसी ने मेरे से एक क्वेश्चन पूछा कि सर ये क्वेश्चन, तो मैंने कहा पहली स्टेटमेंट बिल्कुल सही है भाई, 78 ग्राम के लिए कितने सिक्के चाहिए? ये 3 दिन पहले पूछा था उन्होंने मेरे से, फिर वो रोज आ रहे थे, सर ये कर दो ये कर दो, हो क्या रहा था, डाउट होते थे, और मैं कह रहा था कि वही क्वेश्चन का मेरा वही आंसर आ रहा, बट मैं चेक नहीं कर पा रहा, टाइम नहीं मिल रहा। तो तुम अपना डाउट जरूर भेज देना आगे क्लास में, ठीक है? हाँ हाँ, आते हैं आंसर पे। क्या है आंसर, इसमें क्या लिखा है, होना क्या चाहिए, बहुत सारी बातें, ठीक है? पहली ये स्टेटमेंट समझ आ गई, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। 78 ग्राम के लिए कम से कम कितने सिक्के चाहिए? 7। यहाँ आंसर क्या दिया हुआ है वो अभी बात करते हैं, ठीक है? यहाँ पर इन्होंने आंसर दिया हुआ है, खाली दूसरी स्टेटमेंट सही है, ठीक है? वो कह रहे हैं पहली गलत है, बट आप बताओ पहली गलत है? बिल्कुल सही है। वो क्या लिख रहा है आंसर वो छोड़ दो, ठीक है? कई बार हमारा आंसर नहीं मैच करेगा, ठीक है? वैसे यूपीएससी के सवाल बहुत कम गलत होते हैं, ठीक है? बट गलत हो भी सकते हैं, इस बात की कोई गारंटी नहीं कि वो हर बार सही बनाएगा, ठीक है? तो क्वेश्चन उनका भी गलत हो सकता है, ठीक है? अभी मैं बात कर रहा हूं पहली स्टेटमेंट की, और मैं आपको करके भी दिखा रहा हूं। अगर किसी को लग रहा है भाई, अगर किसी को कहना है कि फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है, तो तुम 7 से कम में करके दिखाओ। अगर तुमने करके दिखा दिया तो हम मान जाएंगे कि गलत है, पर जब तक कोई करके नहीं दिखा पा रहा तो यही सही है, क्योंकि बोला गया 78 ग्राम के लिए कितने सिक्के चाहिए? कम से कम 7 सिक्के चाहिए वगैरह। ज्यादा से ज्यादा तो बहुत हो सकते हैं भाई, 2-2 ग्राम के 39 ले लो, बट क्वेश्चन था कम से कम कितने सिक्के, तो कितने? 7। तो पहली स्टेटमेंट बिल्कुल सही। आते हैं सेकंड स्टेटमेंट। सेकंड स्टेटमेंट में लिखा गया है, अब जरा ध्यान से सुनना, सेकंड स्टेटमेंट में लिखा गया, पहले तो मैं आपको दोनों स्टेटमेंट लिख रहा हूं, आप देखना दोनों में क्या फर्क है। मैं यहां लिख रहा हूं, एक सेकंड, पहले मैं इंग्लिश में ही लिखता हूं फिर हिंदी में भी आते हैं। टू बाय 78 grams of coins, one must buy at least 7 coins, ठीक है? यानी कि 78 ग्राम सिक्के लेने के लिए किसी को कम से कम कितने सिक्के लेने पड़ेंगे? 7, ठीक है? अब इसको हिंदी में लिखा, 78 ग्राम सिक्कों को खरीदने के लिए कम से कम 7 सिक्के खरीदना आवश्यक है। तो यही स्टेटमेंट, यानी कि पहली स्टेटमेंट सही है। आते हैं सेकंड स्टेटमेंट। सेकंड स्टेटमेंट में लिखा है टू वे 78 ग्राम यूजिंग दीज कॉइन्स, वन कैन यूज लेस देन 7 कॉइन्स। अब दूसरी स्टेटमेंट लिखा है, इन सिक्कों का उपयोग कर 78 ग्राम भार वजन करने के लिए 7 से कम सिक्के उपयोग में लाए जा सकते हैं। अब पहले मुझे बताओ, क्या पहली स्टेटमेंट दूसरी में कोई फर्क है? देखो, पहली स्टेटमेंट कह रहा था कि अगर किसी को 78 ग्राम खरीदना है, उसे कम से कम कितने सिक्के चाहिए? 7, कम से कम 7 सिक्के चाहिए। दूसरे में क्या कह रहा है? क्या कह रहा है दूसरे में? क्या कह रहे हो? 7 से कम सिक्के। क्या करना है 7 से कम सिक्के में? ठीक है, अब देखो मैं बता रहा हूं। पहली बात, जब स्टूडेंट ने मुझे एक क्वेश्चन दिया तो मैंने कहा पहली स्टेटमेंट सही है, दूसरी गलत है। मैंने ये आंसर दिया था उस स्टूडेंट को, मैंने उसे बोला था ये स्टेटमेंट सही है, ये गलत है। क्यों मैंने इसको गलत बोला था? जब मैंने पहली स्टेटमेंट पढ़ी, उसने बोला 78 ग्राम किसी को चाहिए, तो कम से कम कितने सिक्के चाहिए? यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट से ये बात समझ आई कि या तो 7 सिक्कों में होता होगा वो काम, या 7 से भाई, क्योंकि पहली स्टेटमेंट को अगर हम सही बोल के चल रहे हैं, पहली स्टेटमेंट में कह रहा है 78 ग्राम सिक्के खरीदने के लिए किसी को कम से कम 7 सिक्के चाहिए, यानी कि 7 सिक्कों में होगा, 8 में हो सकता है, 9 में, 10 में, 11 में, हमें नहीं पता, 7 या 7 से। अब सेकंड स्टेटमेंट में क्या लिख रहा था? 78 ग्राम के लिए 7 से कम सिक्के। तो मैंने कहा अगर पहली सही है तो दूसरी तो सही हो ही नहीं सकती, क्योंकि पहली में क्या बोला? 7 में। अब दूसरे में क्या कह रहा है?
पहली में कह रहा है कम से कम 7 चाहिए, दूसरे में कह रहा है 7 से भी कम। या तो पहला सही होना चाहिए या दूसरा। पर जब मैंने इस क्वेश्चन को 2 बार 3 बार पढ़ा, मैंने कहा यार गड़बड़ हो कहाँ रही है। तो मैंने क्वेश्चन को ऐसे लिख के देखा, मैंने कहा मैं गड़बड़ करके आ रहा हूँ। गड़बड़ ये हो रही है, यहाँ पे बोला खरीदने को और यहाँ बोला तोलने को, तो दोनों में ये फर्क था। पहले वाले में कह रहा हूं उसे 78 ग्राम खरीदना है। अगर 78 ग्राम खरीदना है तो कितने सिक्के चाहिए? अब बात कर रहा है तोलने की। अब ये तोलने की बात कर रहा है, यानी कि ये वो बात कर रहा है कि तराजू में जैसे आप तोल देते हो। अब ये यहां पर उसने बोला नहीं, या तो उसको मेंशन करना चाहिए। अब वो कह रहा है आपको तराजू में मान लो 78 ग्राम किसी को तोल के देना है, तोलना है। कौन कौन से थे हमारे पास? अब आपको चाहिए 78, तो यहां पे रखा आपने 50, यहां पे रखा 10 10 10, 80 हो गया। यहां पे आपने रख दिया 2 ग्राम, और जो भी मान लो जो भी आप तोल रहे हो, तो वो जो तुलेगा वो कितना आ जाएगा? 78 ग्राम। कितने सिक्कों का यूज हुआ? 5 सिक्कों में कर दिया। यानी कि वो ये कहना चाहता है सेकंड स्टेटमेंट भी सही, पहली भी सही है और दूसरी भी। तो इसका जो आंसर हो गया वो ये हो गया कि पहली भी सही है और दूसरी भी सही। तो इसका आंसर हो गया करेक्ट आंसर बोथ वन एंड। उसको ठीक कर लेना। क्वेश्चन नंबर 10 है, कौन सी शीट का ये? परमिटेशन कॉम्बिनेशन। क्वेश्चन नंबर 10 आंसर हो गया बोथ 1 एंड 2 आर करेक्ट। हाँ, हो सकता होगा, हमें तो 7 से कम में लाना था, ठीक है, आपको 7 से कम में लाना था, ठीक है। अब अगर आप 7 से कम में ला पा रहे हो, ठीक है, आप 4 में ला पा रहे हो, बहुत ही बढ़िया, ठीक है। ऐसे ला रहे हो 4 में? 50 25 1 5, बिल्कुल। अब इन्होंने कहा जैसे हमने 50 10 10 10 करा था 30, तो इन्होंने कहा 30 बनाने के लिए 25 और 5 भी तो यूज कर सकते हैं। तो 50 25 और 5 80 एक तरफ रख दिया, 2 और एक तरफ, बिल्कुल सही। 4 में उसने कहा था 7 से कम में हो सकता तो। बट मुझे ये क्या लगता है कि जब आप सोचो एग्जामिनेशन हॉल में कोई कर रहा होगा, घर आके तो बात अलग है, 4 बार लिख लिया पढ़ लिया। एग्जामिनेशन हॉल में आपको लग रहा है बाय और वे पे ध्यान भी दिया गया होगा? एग्जामिनेशन हॉल में सिर्फ ध्यान दिया जा रहा होगा 78 पे और कम से कम 7 सिक्कों पर, ठीक है। बट आप सोचो वो एक शब्द से खेल गया, ठीक है। अब पता नहीं खेल गया या उससे भी गलती हो गई, ठीक है, पता नहीं। ये तो डिपेंड करता है ना, क्योंकि हमें नहीं पता किसने बनाया था, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया बोथ 1 एंड 2। बट मैं अगर एग्जामिनेशन हॉल में कर रहा होता तो मैं आंसर गलत मार्क कर देता, ठीक है, मैं पक्का गलत मार्क कर देता। क्योंकि मैं जब इसको पढ़ रहा था पहली बार में ही, ठीक है, तो मैं यही समझता कि यहाँ पे भी वही बात कर रहा है। क्योंकि पहले में वो बात थी तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया, मेरे को तो लगा दूसरे में भी क्या कह रहा होगा। बट यहाँ खरीदने की बात करो और यहाँ तोलने, तो ये डिफरेंस था, ठीक है। चलो अब आते हैं आगे टॉपिक पे। हाँ, इसका आंसर गलत दिया वहां पे, बोथ 1 एंड 2 कर लेना। और देखो मैं आपको ये बोलूंगा, कई बारी आपको कोई क्वेश्चन नहीं समझ आता, ठीक है। आज की डेट में तो टेक्नोलॉजी एआई आ रहा है, हम गूगल नहीं यूज कर रहे। अब तो गूगल एआई आ चुका है, तुम क्वेश्चन डालो आंसर देता है। सीखना चाहो तो, सीखना ना चाहो बात अलग है, ठीक है। वो बात अलग है कि अभी एक्यूरेसी वो नहीं होगी 100%, बट वो मेजोरिटी क्वेश्चन सॉल्व कर देगा। कुछ क्वेश्चन में वो भी मना कर देगा, कहेगा ये हमसे नहीं हो रहा अभी, ठीक है, क्योंकि वो काम चल रहा है, ठीक है। अभी आप अगर आप देखोगे लिंक्डइन पे बहुत सारी जॉब्स आ रही हैं एआई की, सिर्फ मैथ्स की। वो इसलिए आ रही हैं क्योंकि उन्हें लोग चाहिए जो क्वेश्चन को सॉल्व करें और डाटाबेस में भरते जाएं। उनका सिर्फ पार्टी है, लाखों करोड़ों क्वेश्चन एक बार आ जाए सिस्टम में और उस तरह के क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, उसके बाद एआई अपने आप एनालाइज कर लेगा उस तरह का क्वेश्चन और उसी तरह का क्वेश्चन बनाएगा भी, ठीक है। तो अब आपको क्या होता है, क्वेश्चन डालोगे मेजोरिटी क्वेश्चन के आंसर्स आएंगे। अगर किसी भी क्वेश्चन में डाउट होता है, बट अब ये मत करने लग जाना, कई लोग अब क्या करते हैं, पढ़ा क्वेश्चन डाला आंसर देगा, डाला आंसर देगा, वैसे मैथ्स नहीं इंप्रूव हो तो फिर वो तो वही होगा किताब का सॉल्यूशन है तुम्हारे पास। क्वेश्चन खुद करना है, सॉल्व करना है, कहीं डाउट है उसको देख लो, या कोई क्वेश्चन में तुम्हें लगता है कि मेरी अप्रोच लेंदी है, ठीक है। और अब तो बहुत अच्छा करता है, अगर आप गूगल पे कभी क्वेश्चन स्कैन करके डालो, वो स्टेप बाय स्टेप आंसर देता है। पहला स्टेप ये करना चाहिए, दूसरा ये करना चाहिए, तीसरा ये करना चाहिए, चौथा ये करना चाहिए, पांचवा ये, ठीक है। अब वो इतना डिटेल में दे रहा है, बट हाँ थोड़ा बहुत, क्योंकि आएगा वो मेजोरिटी जगह पे इंग्लिश में,
ठीक है, तो थोड़ा बहुत वो तो समझ आना जरूरी है, क्योंकि आंसर्स इंग्लिश में ज्यादा मिलेंगे। ठीक है, डाउन द लाइन बहुत सारी लैंग्वेजेस में काम होगा। ठीक है, बट पहली प्रायोरिटी वो इंग्लिश को ही देंगे। ठीक है, तो आपके पास है, आप चेक कर सकते हो आंसर्स, तो एटलीस्ट आंसर पता चल जाएंगे कहाँ पे डाउट हो रहा है। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि। अब आते हैं लाभ हानि। दो हमारे कॉन्सेप्ट रह गए हैं, एक है अंकित मूल्य का और एक बेईमान दुकानदार। तो अब हम शुरू कर रहे हैं अपना पहला कॉन्सेप्ट, अंकित मूल्य। अभी तक हम बात कर रहे थे क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य। एक हमने बात करी क्रय मूल्य। क्या होता है क्रय मूल्य? जिसपे हम चीज खरीदते हैं। विक्रय मूल्य बेचते हैं। हमारा लाभ किस पे डिपेंड करता है? इसमें दोनों पे। आपको लाभ कितना हो रहा है ये इस बात पे नहीं डिपेंड करेगा खरीदी कितने की और बेची कितने की। भाई अगर मेरे को अपना प्रॉफिट सबसे ज्यादा करना है तो मैं खरीदूंगा कम से कम और बेचूंगा, तुम कह रहे हो क्रय मूल्य पे। वो तो लाभ प्रतिशत निकालते हैं किस पे? क्रय मूल्य। बट लाभ जो है हमेशा दोनों पे डिपेंड करता है। जब आप किसी बिजनेसमैन से बात करोगे ना, जो मान लो कोई चीज बना के बेचते हैं, अब जब उनसे बात करोगे कि भाई असली कमाई होती कैसे है, बेचने पे खरीदने पे, तो पता क्या कहते हैं? असली कमाई खरीदने पे होती है, बेचने पे नहीं। क्यों नहीं होती? देखो लॉजिक क्या उनका। मान लो एक पेन है, मार्केट में आता है, एक पेन 10 रुपए का है। मान लो मैं भी बेच रहा हूं, ये भी बेच रहे हैं। मैं 10 रुपए वाला पेन बेच रहा हूं, मान लो उस पर लिखा हुआ है 10 रुपए, यानी कि एमआरपी उसका क्या है? 10 रुपए। मैं बेच रहा हूं 10 का ही, कोई डिस्काउंट नहीं। ये बेच रहे हैं 9.5 का, क्योंकि उस पर रेट कितना लिखा हुआ है? 10। तो 10 से ज्यादा तो कोई बेच नहीं रहा। और ये रेट पब्लिक को भी पता है मार्केट में, क्योंकि उस पर लिखा कितना है? 10। बट पब्लिक को ये नहीं पता मैं खरीद के कितने का लाऊं और ये कितने का। पब्लिक को पता क्या है? ये रेट उस पर 10 रुपए लिखा है, यानी कि मैक्सिमम बिकेगा कितने का। ठीक है, अब मान लो मैं एक छोटी सी दुकान चला रहा हूं जिसमें मैंने मंगाई 500 पेन है। ठीक है, अब मैं कहीं से लेके आता हूं मान लो पेन, एक पेन मुझे 8 रुपए का मिलता है। 500 पेन कितने के हो गए? एक पेन 8 का, 500 पेन 4,000। ठीक है, मैं एक छोटे सा काउंटर लगा के बैठा हूं, पेन बेच रहा हूं, 8 रुपए का लाया हूं, कितने का बेचता हूं? 10 रुपए का। जरूर नहीं काउंटर क्या पता बस में ही बेच रहा हूं, आते हैं कई लोग बेच रहे। भाई हर किसी का अपना बजट है, उस हिसाब से वो काम कर। ये उस पेन को बेच देते हैं 9.5 में। ठीक है, क्या पता इनकी दुकान थोड़ी बड़ी है। ठीक है, मैं 500 पेन लाता था, ये 2,000 पेन लाते हैं। ठीक है, तो इनको थोड़ा सस्ता मिल जाता होगा। ठीक है, अब आप सोचो किसी और की दुकान है जिसमें वो इकट्ठे 5 लाख पेन लेके आ रहा है। ठीक है, अब उसको पता चलता है वो पेन ही 4 रुपए का मिल रहा है। वो कितने पेन लेके आया है? 5 लाख। क्या पता ये उसी की दुकान से लाते हो, मैं भी उन्हीं की दुकान से ला रहा हूं। ठीक है, अब आप सोचो वो मुझे 8 रुपए का बेच देता होगा, तभी तो मैं आगे 10 का बेच रहा हूं। और क्या पता इनको 7.5 का ही बेच देता होगा, क्योंकि वो तो जब इनको भी बेच रहा तब भी 3.5 रुपए कमा रहा है, और मेरे को भी बेच रहा तो क्योंकि वो कितने में लाया। तो असलियत में क्या मैं उससे कभी कंपीट कर पाऊंगा बिजनेस में? क्योंकि उसकी असली कमाई उसकी परचेज में थी, क्योंकि जब वो किसी से खरीद के आया है वो कितने में आया है। तो यानी कि आपका प्रॉफिट आपके क्रय मूल्य पे भी डिपेंड करेगा और दोनों पे डिपेंड करता है। दोनों इंपॉर्टेंट है। आप ये नहीं कह सकते कि क्रय इंपॉर्टेंट है या विक्रय, दोनों इंपॉर्टेंट। यानी कि लाभ दोनों पे डिपेंड करता है, बट लाभ प्रतिशत हम किस पे निकालते हैं? अब एक और मूल्य है जिसको हम बोलते हैं अंकित मूल्य। क्या होता है अंकित मूल्य? इंग्लिश में हम इसे बोलते हैं मार्क्ड प्राइस। ठीक है, क्या होता है ये प्राइस? जो लिखा रहता है, यानी कि कोई भी प्रोडक्ट है उस पर जो लिखा हुआ है, यानी कि हम बोलते हैं अंकित मूल्य, अंकित हुआ हुआ। द प्राइस विच इज मार्क्ड ऑन द प्रोडक्ट इज कॉल्ड एज मार्क्ड प्राइस। इसको हम बोलते हैं छपा हुआ मूल्य। इंग्लिश में हम बोल देते हैं टैग प्राइस, लिस्ट प्राइस। ठीक है, मार्क्ड प्राइस यानी कि वो प्राइस जो प्रोडक्ट पे लिखा गया। अब आप किसी शॉप पे जाते हो, वहां पर कोई भी प्राइस लिखा हुआ है प्रोडक्ट पे, अगर दुकान वाला आपको कह रहा है इस पे कोई छूट नहीं है, यानी उसका अंकित मूल्य ही उसका विक्रय, क्योंकि वो छूट दे ही नहीं रहा, वगैरह देयर इज नो डिस्काउंट, सो मार्क्ड प्राइस ही क्या है? सेलिंग प्राइस, यानी उसका अंकित मूल्य ही उसका विक्रय। बट कभी कभी क्या होता है आपको छूट मिलती है, तो जब छूट मिलती है तो अंकित मूल्य अलग हो जाएगा और विक्रय मूल्य। ठीक है, ये बात समझ आ गई? ठीक है, हमेशा अंकित मूल्य विक्रय मूल्य के बराबर होगा या उससे बड़ा होगा। अंकित मूल्य बड़ा होगा। ठीक है ना? क्या अंकित मूल्य कम हो सकता है?
क्या अंकित मूल्य कम हो सकता है? मान लो मैं बोलूं 10 रुपए लिखा हुआ है, ठीक है, और वो कितने की बेच रहा है? 15 की। वो अलाउड नहीं है, ठीक है, वो अलाउड नहीं है। कई लोग वो भी काम करते हैं, ठीक है, कई लोग वो भी काम करते हैं, ठीक है, ठीक है, विच इज नॉट अलाउड, वो बात अलग है, बट हाँ कई लोग कर रहे हैं, ठीक है, तो समझना चाहिए उनको भी, ठीक है। सो क्रय विक्रय अंकित, ये 3 मूल्य हैं। ये ध्यान रखना, जब भी कोई छूट मिलेगी किसमें मिलेगी? जैसे आपने पढ़ा था, लाभ प्रतिशत की गणना हमेशा किस पे होगी? क्रय मूल्य। लाभ या हानि प्रतिशत की गणना क्रय मूल्य होती है, ऐसी छूट प्रतिशत की गणना हमेशा। अब आपके पेपर में क्वेश्चन कैसे आएगा? क्वेश्चन ऐसे आएगा, एक व्यक्ति अपने ग्राहकों को इतने प्रतिशत की छूट देना चाहता है और इतने प्रतिशत लाभ कमाना चाहता है, यानी कि वो छूट भी देना चाहता है और लाभ भी। क्वेश्चन होगा अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक रखा जाए, ऐसा कुछ क्वेश्चन। यानी कि खुद सोचो, जब आपको छूट भी देनी है और लाभ भी कमाना है तो रेट तो बढ़ा के रखना पड़ेगा ना। भाई मैं एक चीज 10 रुपए की लाया हूं, अब मैं उसमें 10 का ही टैग लगा दूंगा और छूट दूंगा तो कम की हो जाएगी, और मुझे प्रॉफिट भी कमाना है, तो मुझे 10 रुपए वाली चीज पे टैग बढ़ा के मान लो 10 रुपए वाली पे मैंने टैग लगा दिया 20 का, उसके बाद बोला 30% की छूट। 10 रुपए वाली चीज पे टैग लगा 20 का, 20 का 30%, 6 कम करा, कितने का बेचा? 14। 10 वाली चीज कितने की बेची? 14, यानी कि प्रॉफिट कमा ली, छूट भी दे दी, प्रॉफिट भी कमा ली। तो ऐसे ही क्वेश्चन आएगा, एक क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं। एक बार पढ़ो, कुछ सॉल्व वॉल्व मत करना, सिर्फ क्वेश्चन पढ़ो क्या कह रहा है। एक दुकानदार अपने ग्राहकों को 25% की छूट देना चाहता है और 20% का लाभ कमाना, यानी कि वो छूट भी देना चाहता है कितने की, और लाभ भी कमाना चाहता है कितना। अब कुछ नोट मत करना, यहां पे जरा ध्यान देना। क्रय मूल्य, अंकित मूल्य, विक्रय मूल्य। अब आप दुकानदार के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, दुकानदार को अपना क्रय मूल्य तो पहले से पता होता होगा ना। भाई आज मैं कोई चीज खरीद के आया तो मुझे पता है, मान लो मैं ये पेन खरीद के आया 100 रुपए का लाया, तो मेरा क्रय मूल्य कितना? 100, मैंने यहां लिख दिया 100। अब मुझे पहले से पता है मुझे लाभ कमाना कितना है, मैंने सोच रखा अपने मन में कि मुझे इतना प्रॉफिट कमाना होता है। क्वेश्चन में कितना दिया हुआ, यानी कि 100 रुपए वाली चीज कितने में बेचनी है, उसे अपना क्रय मूल्य भी पता था 100 रुपए, ठीक है, 20% कमाना है, यानी कि कितने का बेचना है। अंकित मूल्य भी नहीं पता, लेट अंकित मूल्य x है, इस पे कितनी छूट दे रहा है, यानी कि x जो भी मूल्य था उस पर कितनी छूट दे रहा है। अच्छा, तो जब कस्टमर को वो चीज मिली होगी तो कितने की मिली होगी? x माइनस 25% ऑफ x, खाली x का मतलब 100%, 100 में कितनी छूट, यानी कि उसे कितने का मिला होगा? 75% ऑफ x, किसके बराबर? तो यहां से हम x निकाल सकते हैं। 75% क्या होता है? 75/100, और 75/100 3/4, ये किसके बराबर? ये यहां से घटा 40, तो x की वैल्यू कितनी है, यानी कि उसे टैग कितने का लगाना पड़ेगा? तो 100 रुपए वाली चीज पे कितने का टैग लगा? क्वेश्चन क्या था? अंकित मूल्य लागत मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक है? ये 100 था, ये 160, तो कितना अधिक है? 60। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया? 60। ये समझ आया सबको? अब पहले आप इसे नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। और जब समझा रहा हूं तो सिर्फ समझने में फोकस करना, नोट करने पे नहीं, ठीक है। नोट करना थोड़ा रह जाए चलेगा, समझने वाला पार्ट नहीं रहना चाहिए। ये जिसने भी लिखा है थैंक यू भाई, ठीक है, जो भी लिखा है मैसेज में, ठीक है, तो जिसने भी लिखा है चलो अच्छा है, क्योंकि तारीफ कम होती है बुराई ज्यादा होती है, ठीक है। नहीं बट कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब ना मुझे तारीफ से ज्यादा फर्क पड़ता है, ना मुझे बुराई से ज्यादा फर्क पड़ता है, ठीक है। हाँ थोड़ा थोड़ा फर्क तो पड़ता है, क्योंकि इंसान हूँ, फर्क तो पड़ेगा ही। अच्छा लगता है जब कोई लिखता है, ठीक है, कोई बुराई करता होगा तो थोड़ा बुरा भी लगता होगा, बट कम लगता है। जब शुरू शुरू में पढ़ाना शुरू किया था तो तारीफ में बहुत ज्यादा खुशी हो जाती थी और बुराई में बहुत ज्यादा दुख हो जाता था, ठीक है, बट अब ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। हाँ क्या कह रहे हो, समझ नहीं आ रहा? आगे आगे बैठो, नहीं पीछे वालों को नहीं बता सकता, आगे आगे बैठोगे तो बताऊंगा, ठीक है। प्रॉब्लम ये होती है, कितनी बार कम से कम मैंने बोला है, जिन लोगों को लगता है, पता होता है ना कि मुझे पूछना है नहीं पूछना। कुछ बच्चे होंगे इस क्लास में आज तक एक डाउट नहीं पूछा होगा, आए होंगे क्लासों में मेजोरिटी, डाउट एक नहीं पूछा होगा।
होंगे ना, उनको पता होता अपने बारे, हम कुछ नहीं पूछते। माता का दरबार है, जो फल मिलेगा ले जाएंगे, ठीक है, मिश्री देंगे मिश्री ले जाएंगे, सेब मिलेगा सेब, मंदिर में आए हैं जो पंडित जी दे देंगे ले जाएंगे, ठीक है, वो कुछ नहीं पूछते, ठीक है। और कुछ पूछते ही हैं। जब आपको पूछना होता है कोशिश करा करो आगे की सीट लिया करो। उसके पीछे कारण क्या, ऐसा नहीं है कि मैं पीछे वालों के हक में नहीं हूं। प्रॉब्लम क्या होती है, पीछे से आवाज ही नहीं आती बहुत बार कि वो कहना क्या चाह रहा है, बोल क्या रहा है, ठीक है। एक बार मैं फिर रिपीट कर देता हूं, ठीक है। क्वेश्चन में बोला गया एक दुकानदार अपने ग्राहक को 25% की छूट देना चाहता है और 20% लाभ कमाना चाहता है, तो अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक रखा है। अगर उसका क्रय मूल्य 100 रुपए है तो कितना लाभ कमाना चाहता था, 20%। तो 100 रुपए वाली चीज बेचनी कितने की है, तो मुझे विक्रय मूल्य पता चल गया भाई। अगर क्रय को मैंने 100 माना तो विक्रय कितना हो गया, अंकित मूल्य अभी मुझे नहीं पता तो मैंने उसे X मान लिया। उस अंकित मूल्य पर कितनी छूट दे रहा है वो, छूट देने का मतलब वैल्यू कम होगी, तो X माइनस 25% ऑफ X किसके बराबर, अब X माइनस 25% ऑफ X 120। अब देखा जाए तो इसके बाद मुझे कुछ बताना ही नहीं चाहिए कि तुम X सॉल्व कर लोगे, ठीक है। पर मैं फिर भी बोल रहा हूं खाली X का मतलब 100% और 25% की छूट, तो कितना हो गया 75% ऑफ X इक्वल टू, ठीक है। 75% क्या होता है 75/100। अब देखो आपकी क्लास में बैठा हुआ एक बच्चा पता क्या कहता है कि सर आप ये भी लिखा करो 75/100, फिर 25 से काट के देखो, पहले 5 से काटो 15, 5 से काटा, फिर 5 से काट के दिखाओ, फिर काटो, क्योंकि हमारा बेस खराब है। अब मैं ये करूंगा तो मेरा भी खराब हो जाएगा, ठीक है। आप ये सोचो ना, क्योंकि कितनी बार ये बात बता दी गई है कि 75% 75/100। अब ये तो काटना है, और अगर तुम्हारा ये वीक है तो एनसीईआरटी किताब पे काम करो। हम उस पर काम नहीं करेंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि ये मैं अपने आप में ही काफी डिटेल में लिख रहा हूं, ठीक है। इससे ज्यादा डिटेल में लिखोगे तो फिर पेपर वैसे ही पूरा नहीं होगा, ठीक है। 75%, 100% की कोई चीज है 25% छूट, तो कितने का बेचा गया, 75% ऑफ X इज इक्वल टू 75% होता है 75/100, काटोगे तो आएगा वो 3/4X इज इक्वल टू 120। ये 3 से काटा 40, 40 इंटू 4, अब X आया 160। अब कोई चीज खरीदी 100 की है, कितने की बेची, तो कितने प्रतिशत का लाभ, 60, आंसर 60%। तो एक अप्रोच तो ये समझ आ गया, इनका डाउट था 60%। अब इसको करने का मैं आपको एक और तरीका बताता हूं जो कि कई जगह पे आपको बहुत हेल्प करेगा, ठीक है। कुछ नोट मत करना, अभी समझना। अभी तक जो हम बात करते हैं क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, अंकित मूल्य। अच्छा, अगर मैं आपको बोलूं कि लाभ की प्रतिशतता, यानी कि जो लाभ प्रतिशत है, मान लो क्वेश्चन में मैं दिया हुआ लाभ प्रतिशत P है, ठीक है, और छूट प्रतिशतता, ये छोटे की मात्रा आती है बड़े, छूट में बड़ी, तुम्हारे बैच में आधे अलग बोल रहे हैं, ठीक है, चलो कोई नहीं। छूट प्रतिशतता देख लेना, जो भी बड़े छोटे की हो, ठीक है। लाभ प्रतिशत P, छूट प्रतिशतता D, ठीक है। अब अगर मैं बोलूं क्रय मूल्य है हमारे पास अंकित मूल्य है, हमारे पास विक्रय मूल्य है। अब मुझे एक बात बताओ, क्रय मूल्य से हम विक्रय मूल्य पर पहुंचते कैसे थे। अगर मुझे क्रय मूल्य दिया हुआ है, मुझे लाभ प्रतिशतता बताइए, तो विक्रय मूल्य में ऐसे ही निकालते थे, क्रय जमा P प्रतिशत किसका, ऐसे ही तो निकालते थे। तो मैंने बोला आपको 400 रुपए की चीज खरीदी है, 12% कमाया, तो कितने की बेची है, 400 जमा 12% ऑफ 400, ठीक है। तो विक्रय मूल्य निकालना तो मैंने क्या करा, क्रय जमा P प्रतिशत ऑफ क्रय। अच्छा, जब मेरे को विक्रय मूल्य निकालना है, बट इस बार मुझे अंकित मूल्य दिया हुआ और छूट की प्रतिशतता दी हुई, तो मैं क्या करूंगा, अंकित मूल्य में से छूट घटाई जाती है, तो अंकित मूल्य माइनस D% किसका, छूट प्रतिशत हमेशा किसका निकलता, अंकित। तो यहां से हमारे पास आ जाता था, भाई देखो यहां पे जो मैंने आपको बोला, भाई 100 से आपको SP पे पहुंचना था, तो आपने क्या करा, 100 जमा 20% ऑफ 100,
यहां पर पहुंचना था यहां से, तो आपने क्या बोला x माइनस 25% ऑफ x। तो दोनों से हम विक्रय पे पहुंच गए, यानी कि ये भी विक्रय है, ये भी विक्रय है। अब अगर दोनों विक्रय हैं यानी कि दोनों आपस में बराबर है। अब दोनों अगर बराबर है तो अगर मैं इसमें देखूं क्रय कॉमन ले लूं तो अंदर क्या बचेगा? अगर क्रय कॉमन ले लूं तो अंदर क्या बचेगा? 1+p%। अभी मैं ऐसे ही लिख रहा हूं 1+p%, जबकि p% होता है p/100। अच्छा यहां अंकित कॉमन ले लूं तो क्या बचेगा? 1 माइनस। अगर मैं इस पूरे को 100 से गुणा कर दूं तो कुछ ऐसा आ जाएगा, क्रय इंटू एक को 100 से गुणा करा 100, ये तो p/100 था, तो ये अंकित मूल्य 100 से गुणा करा। तो अब यहां से अगर मैं सॉल्व करूं, अंकित मूल्य बटा क्रय मूल्य क्या आएगा? वो अंकित के साथ 100 माइनस दी, तो यहां 100 माइनस दी आएगा नीचे, और ऊपर 100 प्लस। तो ये कुछ फॉर्मूला बन गया, अंकित मूल्य बटा क्रय मूल्य कितना? 100 प्लस p अपॉन 100 माइनस डी। अब ये फॉर्मूला मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि बहुत जगह ये आपका काम काफी आसान कर देगा। ठीक है, अंकित मूल्य बटा क्रय मूल्य इज इक्वल टू 100 जमा p बटा में 100 माइनस। असली में आपके लिए सिर्फ ये काम का जो मैंने बॉक्स में लिखा है। ठीक है, डेरिवेशन तो सिर्फ आपको समझाने के लिए थी, काम का सिर्फ वही है। ठीक है, तो पूरा जरूरी नहीं है कि आप नोट करो, बस आपको ये पता होना चाहिए p क्या है यहां पर? लाभ की प्रतिशतता। d क्या है? छूट की प्रतिशतता। वो अंकित मूल्य, वो क्रय मूल्य, तो फॉर्मूला आ गया। तो नोट करना है नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। तो अंकित मूल्य बटा क्रय मूल्य 100 जमा p बटा में 100 माइनस डी। इंपॉर्टेंट पार्ट ये वाला है, बाकी कुछ रह जाए तो फिर वो रिकॉर्डेड में चेक करना, क्योंकि वो सब लिखने की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, वो सिर्फ समझना होता है क्या है। ठीक है, तो काम का जो है वो ये है, देखो यहाँ मैंने लिखा MP अपॉन CP। MP मतलब अंकित मूल्य, CP मतलब क्रय मूल्य। अंकित मूल्य बटा क्रय मूल्य इज इक्वल टू 100 प्लस p अपॉन 100 माइनस डी। तो देखो जब मैं आपको कह रहा था कि नोट करो, मैं ये चाहता था हर बच्चा इतना जरूर लिख ले अपनी कॉपी में। अब पता हुआ क्या होगा, कई बच्चों ने यहां से लिखना चालू किया होगा, वो यहां तक लिखा होगा, यहां तक लिखा होगा, मैं अगली स्लाइड सर तो फटाफट पलट जाते हैं, दूसरी स्लाइड पे आ जाते हैं, हम नोट ही नहीं कर पाते क्योंकि उन्हें सब लिखना है। अगर सोचो मैंने तुम्हें डेरिवेशन बताई ना होती तो तुम क्या लिखते? कुछ नहीं लिखते ना। ठीक है, ये तो मैंने अब बता दिया आपको डेरिवेशन, वरना तो हम बात फॉर्मूले की करते जो मैं चाहता हूं आपको बताओ। अंकित मूल्य बटा क्रय मूल्य 100 जमा लाभ प्रतिशत बटा में 100 माइनस छूट। तो यही काम का हमारे, वो लिखना है आपको। ठीक है, बाकी अगर लिखना हो तो जब आप वीडियो देखते हो तब आप अपने नोट्स बनाओ डिटेल। MP अपॉन CP 100 प्लस p अपॉन 100 माइनस डी। p होता है लाभ प्रतिशत, डी होता है छूट। अब देखो जो हमने पिछला सवाल करा था उसमें क्या बोला गया था, एक दुकानदार अपने ग्राहकों को छूट देना चाहता था। कितनी छूट देना चाहता था? 25%। और कितना लाभ कमाना चाहता? क्वेश्चन था अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक है। किसी को फॉर्मूला बताओ तो वो लिखता है MP अपॉन CP इज इक्वल टू 100 प्लस p 120, 100 माइनस 25, 15 के बारे में 8, 15 के बारे में। पहाड़ों की इंपॉर्टेंस देखो कितनी है। ठीक है, यानी कि 5 रुपए वाली चीज पे टैग कितने का लगाया? कितना ज्यादा? 3। किसकी तुलना में? तो 3/5 इंटू 100, क्योंकि 60%। अब जैसे अगर मैं 3/5 को सीधा 60 बोल दूं, कोई कहे सर आप तो जल्दी बोल देते हो, ये क्लास में पढ़ा चुका हूं मैं कि 1/5 20 होता है, तो 3/5। अब हर क्लास में ये थोड़ा ना पढ़ाया जाएगा। ठीक है, अब आप इतने तो फास्ट होने चाहिए कि आप समझ पाओ कि 3/5 ही क्या होता है? 60%। ये समझ आ गया सबको? सो आप 100 मान के भी कर सकते हो, आपके पास फॉर्मूला भी है। वैसे मैं कम फॉर्मूले बताता हूं, बट जहां पर बता रहा हूं उसके पीछे कारण होता है, क्योंकि
वो कई जगह लगता है या कई जगह पे आपका काफी टाइम बचा देगा, तो आपको पता होगा तो ठीक है। सो एमपी अपॉन सीपी इज 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट। मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, करो जरा इसी में। अब आप 100 मान के भी कर सकते हो, फॉर्मूले से भी कर सकते हो, और जो थोड़ा अच्छी तैयारी कर रहे हैं वो दोनों से ट्राई करके देखें। जिनको लगता है हमारा टॉपिक तो अच्छा है औरों के कंपैरिजन, तो उनको दोनों से ट्राई करना चाहिए। तो इस क्वेश्चन में बोला गया वो छूट देना चाहता है कितने की, 30%। लाभ कमाना चाहता है 30%। तो अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक रखा जाए। क्या है हमारे पास फॉर्मूला, एमपी अपॉन सीपी, 100 जमा लाभ प्रतिशत। कितना है लाभ, 100 जमा 30 क्या होगा, 100 माइनस छूट। तो 8 वाली चीज पे कितने का टैग, 13। कितना ज्यादा 8 13 से, बेसिकली 13 8 से कितना ज्यादा, 5। इसकी तुलना में 5/8 इंटू, करो सॉल्व क्या रहा है, 62.5%। अब देखो कई लोग इसको ऐसे काटेंगे, 4 से काटा 2 आएगा, 4 से काटा 25 आएगा, 25 इंटू 5 125/2, क्योंकि 62.5। बिल्कुल सही। तो ऐसे भी सोच सकते हैं कि 5/8 को मैं ऐसे लिख सकता हूं, 4/8 जमा 1/8। 4/8 होता है आधा, आधा मतलब 50%, और 1/8 याद किया था तुमने 12.5। 50 और 12.5, 12.5। अब जब मैं बोल रहा हूँ ना 1/8 12.5, कई ऐसे देखते हैं ये कौन सा 12.5 आ गया। प्रॉब्लम यहाँ है क्योंकि हमने करा ही नहीं। मैं बोलता हूँ 1/8, ऐसे कोई नई चीज बता रहा है 1/8 12.5, फिर वो कहते हैं ये लिखवा दिया करो। ठीक है, ये तो हो चुका है। अब प्रॉब्लम क्या, हमें वैल्यू याद नहीं होंगी, हमने उस पर काम ही नहीं करा। तो ये 62.5% नहीं करा तो सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये जो आंसर आ गया 62.5%। ये समझ आ गया सबको। करो अगला सवाल। इस क्वेश्चन में मैं आपको 90 सेकंड दे रहा हूं, जिन जिन का हो जाएगा फिर हम बात करते हैं कैसे करेंगे। तो 90 सेकंड आपके पास, क्वेश्चन आ गया, टाइमर स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, एक आंसर आ रहा है 20%। उनके आंसर आ जाए, वो बस अपनी अप्रोच रेडी रखें, क्योंकि मुझे अप्रोच से मतलब होगा, आंसर मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं होंगे। इस तरीके से आप उस आंसर पे पहुंच रहे हो वो मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो। तो एक आंसर आ रहा है 20%। यार तो जिन जिन का वो एक बार हाथ खड़ा कर दो, मैं अपने आप देख लूंगा जैसे पूछना है। और किसका, ठीक है आप बताओ कैसे करा है। 108, ठीक है, बटा 90। क्या करा, 108/90 का मेरा तो नहीं आ रहा, 108/90 से कैसे निकाल, 108/90 को किसके बराबर रखा, उससे 108/90 तो आ गया, उसको किसके बराबर रखा है। ठीक है, तो वो एमपी और सीपी की रेशियो ही निकाली, 108/90 6/5 आ गया। ठीक, यानी कि 480 का इस्तेमाल नहीं करा। और किसी का, जिन जिन का आया था, ठीक है आप वैसे ही करा जैसे उन्होंने करा, बिल्कुल सही। यानी कि उसके इस्तेमाल की जरूरत भी नहीं थी। देखो इस क्वेश्चन में क्या बोला गया, एक रेडियो है, उसका अंकित मूल्य कितना है, 480।
अब वो वैल्यू उसने ऐसे ही दी है, उसका यूसेज कुछ है ही नहीं। वो बात अलग है, कई लोग उसका यूज करके भी निकाल सकते हैं, बट उसकी जरूरत नहीं थी। रेडियो का अंकित मूल्य है 480। बोला गया वो 8% का लाभ कमाता है जब 10% की छूट देता है। तो अगर कोई छूट ना दे तो कितने प्रतिशत लाभ होगा? यानी कि क्या कहा जा रहा है कि जब वो 10% की छूट देता है तो उसका लाभ कितना होता है? 8। जब वो कोई छूट नहीं देता यानी कि डी 0 है तो उसका लाभ कितना होगा? यही तो पूछा है। अब आपको पता था एमपी अपॉन सीपी की कुछ वैल्यू है, क्या वैल्यू होती थी? तो एमपी अपॉन सीपी आपने पढ़ा था ना कुछ, एमपी अपॉन सीपी 100 प्लस पी अपॉन 100 माइनस। ये दोनों ही केस में सेम रहा होगा। पहले वाले केस में जब 100 प्लस पी 108 बटा में 100 माइनस डी इज इक्वल 100 प्लस पी, पता नहीं है तो पी रहने देते, और 100 माइनस डी, डी कितना है? 0। 100 माइनस 0, बस ये सॉल्व करना। 0 से 0 काट दिया, ये यहां से काटा 12, 12 इंटू 10 120 इज इक्वल टू 100 जमा तो पी की वैल्यू यानी कि 20% का लाभ होता। क्योंकि होता क्या है कि आप कोई भी छूट दो, आप कितना भी लाभ कमाओ, आपका अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात हमेशा सेम रहेगा। आपके अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात हमेशा सेम रहेगा। ठीक है, आप कोई भी छूट दो, कोई भी लाभ कमाओ। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, कुछ नोट वोट मत करना, समझना जरा। मान लो मैं आपको बोलता हूं कि पहला केस, मैं कोई चीज 100 रुपए की खरीद के लाया, मैंने उस पर टैग लगा दिया 200 रुपए, और मैं बेच भी रहा हूं 200 की। तो मुझे बताना कि मुझे कितने प्रतिशत का लाभ है? 100 की लाया, 200 की बेच रहा हूं, कितना लाभ है? 100%। यानी कि मेरा प्रॉफिट कितना है? 100%। छूट कितनी दे रहा हूं? तो 100 प्लस पी जब आप करते हो, 100 प्लस पी, 100 प्लस 100 हो जाएगा 200 डिवाइड बाय 100 माइनस 0, 2/1। ये एक्चुअली बताता अंकित मूल्य और क्रय मूल्य का अनुपात 2/1 ही तो है। अच्छा मान लो ये मेरा नॉर्मल तरीका था अपनी दुकान पे सामान बेचने का। 100 रुपए की जगह मैं टैग कितना लगाता था और कोई छूट नहीं देता था, यानी कि 100% कमा रहा था। अब मान लो कुछ सामान है और मुझे लगता है कि उसे बेचना है, ठीक है। अब सपोज 100 रुपए की चीज है, मैंने टैग लगा दिया कितने का? अब मैंने बोला 30% की छूट, 200 का 30% 60, यानी कि मैं बेच कितने की रहा हूं? यानी कि इस बार छूट की प्रतिशतता है 30, लाभ कितना है? आप अभी भी देखो 100 प्लस पी 140 अपॉन 100 माइनस 30, देख रहे हो रेशो तो सेम ही रहेगी, क्योंकि ना तो क्रय मूल्य चेंज हो रहा है ना। समझ आ रहा है? कोई भी सिनारियो ले लो, ठीक है। सपोज मान लो कल को मैं सामान बेच रहा हूं, तुम में से कोई आ जाता खरीदने, मैं कहता हूं चलो 100 रुपए लिखा है, टैग कितने का लगा है? मैंने तुम्हें 50% छूट दे दी, तुम्हें कितने का मिलेगा? 100 का। तो मैंने छूट कितनी दी? 50, लाभ 0। 100 प्लस बी 100 माइनस डी, अभी भी रेशो, ये रेशो हमेशा। तो जब भी वो ऐसा बोले ना इतनी छूट दे रहा है इतने प्रतिशत लाभ हो रहा है, इतनी छूट दे तो कितने प्रतिशत लाभ हो, सीधा 100 प्लस पी अपॉन 100 माइनस डी, जो दोनों केस का है उसको इक्वेट करा करो और सॉल्व कर लिया। अब इसको नोट नहीं करना होता, कई लोग इसे भी नोट करेंगे, फिर कहेंगे सर ने नोट नहीं करने दिया। करना ही नहीं है, पर उसे आदत है, हर चीज लिखेगा वो। अभी एक बैच में, क्योंकि आज वहां बोरिंग रोड जैसे लास्ट क्लास थी, अब अगली 2 हफ्ते बाद होगी या जो भी मई में होगी, क्या हुआ वहां पे एक बच्चे ने मेरे को नोट्स दिखाए, उसने नोट्स बना रखे थे। तो जब उसने मेरे को नोट्स दिखाए ना, मैंने उसके नोट्स देखे, तो मैंने कहा इतना मैंने पढ़ा भी दिया है, मैं खुद हैरान हो रहा था। अब उसने 2 रजिस्टर बनाए हुए थे, और 2 रजिस्टर मुझे लगता है कम से कम 250 से 250 पन्ने उसने भरे हों। अब सोचो उसे कैसे 250 से 250 पन्ने वाले। और मैंने देखे उसके, मैंने कहा ये तो मुझे भी दे देना, ठीक है, क्योंकि इतना तो मेरे को पता ही नहीं कि मैं इतना भी लिखवा देता हूँ।
अरे सर जो जो आपने बोला है ना सब लिखा है। अगर आपने बोला है ये इंपॉर्टेंट है, ऐसे तक लिख रखा है कि भाई क्लास पढ़नी है, घर जाके वीडियो देखनी है, कुछ भी बोलोगे ना 250 पन्ने भर दिए भाई साहब। ठीक है, मैंने कहा मुझे भी बता दें, मैं भी एक फोटो कॉपी करा के अपने पास रख लूंगा। भाई इतना सब कुछ लिखा हुआ है। ठीक है, अच्छा एक चीज और मैं बोलूंगा, वैसे वो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, वैसे तो बात नहीं करनी चाहिए, बट क्या होता है मैं कई बार लोगों के सुनता हूँ ना आंसर्स, तो मुझे लगता है एक स्टूडेंट था, इस बैच का नहीं है, किसी और बैच का, जीएस का बच्चा है वो। तो कल ना एक फैकल्टी से बात कर रहा था कि सर दूसरी फैकल्टी ने मेरे से मेरे नोट्स मांगे, मैंने अपने नोट्स दिए, और उस फैकल्टी ने क्या करा, वो नोट्स मार्केट में बेचने चालू कर दिए। तो मार्केट में जो नोट्स बिक रहे हैं वो तो मेरे हैं, मैंने हाथ से लिखे हैं, और वो बिक रहे हैं। ठीक है, तो मतलब मान लो ए टीचर है, ठीक है, अब ए टीचर कोई भी सब्जेक्ट पढ़ाता है, मुझे नहीं पता पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, कुछ भी मान लो, ए टीचर है। अब ए टीचर की क्लास में कोई स्टूडेंट बैठा होगा, अच्छा स्टूडेंट होगा, मेहनत करी होगी, नोट्स वोट्स बनाए होंगे। अब उस ए टीचर ने उस बच्चे को कहा आप अपने नोट्स मुझे दे देना। अब उसने बच्चे के नोट्स ले लिए होंगे। अब वो पता नहीं क्या करा, जो भी करा मुझे नहीं पता, जो मेरे को उस कन्वर्सेशन से समझ आया मैं सर बता रहा, उस बच्चे का कहना, तो वो बच्चा बी टीचर को बता रहा है। पहली बात तो अगर तेरे नोट्स ए टीचर ने बेचे हैं या मार्केट में, तो बात किससे कर, पर वो बी से कर रहा है। अब वो बी को क्या बता रहा है कि सर मेरे नोट्स थे, सर ने मेरे से मांगे थे तो मैंने दे दिए, अब सर उसे बाहर बेच रहे। तो मुझे ये नहीं समझ उस बच्चे को परेशानी कहाँ थी। भाई परेशानी या तो है सर प्रॉफिट कमा रहे हैं, तुझे मिल नहीं रहा, तो तू सर से बात कर, सर आधा मेरा आधा आपका, बेचो। भाई मैंने बनाया है। भाई मैं होता स्टूडेंट, मुझे अगर इस बात की परेशानी कि सर ज्यादा कमा के जा रहे हैं, तो भाई मैं सर से बात कर लेता आधे आधे। वो बात अलग है, बाद में सर कहते जो मार्केट में मैंने रखवाए हैं उसके जो पैसे लगे हैं, इन्वेस्टमेंट तो मेरी है, अगर तुझे प्रॉफिट आधा चाहिए तो इन्वेस्टमेंट आधी तू भी कर। वो बात की बातें क्या डील होती क्या नहीं। ठीक है, दूसरी परेशानी उस बच्चे को ये हो रही थी, मैं आपको बताऊं, जो मुझे लग रहा था ज्यादा हो रही है, उसको ये हो रही थी मैंने इतनी मेहनत करी है नोट्स बनाने में, मेरी मेहनत कोई और पढ़ लेगा, उसका उद्धार हो जाएगा। अरे कोई नहीं दुआएं देगा तुम्हें, तुम इस बात से क्यों परेशान हो, तुम्हारे नोट्स कोई और पढ़ लेगा। तुम्हें इस बात की खुशी नहीं होती कि भैया तुम्हारे नोट से पढ़ के कोई इतना ऊपर पहुंच रहा है, खुशी होनी चाहिए। ये तुम्हारी आर्ट है, कोई छीन तोड़ ना सकता है। तुमने 3 महीने में अच्छे नोट बनाए, तुम 3 महीने में और बना दो। कल को एक बात बताओ, आज मैं लाइव पढ़ा रहा हूं, मेरी लाइव रिकॉर्डिंग हो रही है, अब ऐसे तो मैं डरूंगा नहीं, पान सर ने एक बार रिकॉर्डिंग कर ली, जिंदगी भर बेचेंगे। ये तो मेरी क्रिएटिविटी होगी ना, मैं अगली बार बोल दूंगा इस साल मैं पिछली बार से भी बढ़िया पढ़ाऊंगा, नया बैच खरीदे। ठीक है, अब एक बात है, ये क्यों आप टेंशन लेते हो कोई क्या कर लेगा, क्या हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। अरे तुम्हारी कोई वैल्यू ही नहीं है। ठीक है, हम ऐसी गलत फहमी में जीते, हमारे नोट्स हमारा सब कुछ, खुश हुआ करो दूसरा पढ़ रहा है तुम्हारे नोट्स। हाँ बस तुम्हें कभी क्रेडिट नहीं मिल रहा तो सर को बोल दो सर उसमें मेरा नाम लिख दो। भाई मेरे जैसे बंदे को सर 2 ही प्रॉब्लम, सर एक तो प्रॉफिट कमा रहे हो वो आधा आधा कर लो, दूसरा थोड़ा क्रेडिट मुझे भी दिलवा दो, क्योंकि उसमें लिख दो ये नोट्स मैंने बनाए हैं, छात्रा बैच नंबर 542 खान ग्लोबल स्टडीज, ये लिखवा दो, मुझे मेरा क्रेडिट भी मिल जाए। बात और मन कर एक फोटो भी लगवा दो, ये हो सकता है। बट मेरे को लगता है इसमें परेशानी नहीं होनी चाहिए, कोई नोट्स वोट्स तुम्हारे पढ़ रहा है। ठीक है, कई लोग नहीं बना पाते अच्छे, तुम्हारे नोट्स से पढ़ लेंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, समझ आ गया वो पार्ट। सो जब बोला जाए इतने प्रतिशत छूट पे इतने प्रतिशत लाभ, इतने प्रतिशत छूट पे कितने प्रतिशत लाभ, सो इक्वेट करो और सॉल्व करो। ठीक है, वो समझ आ गया ना सबको। चलो एक क्वेश्चन देता हूं थोड़ा अलग सा, देखते हैं कौन करता है। क्वेश्चन जरा ध्यान से सुनना, सिचुएशन रियल लाइफ से लेते हैं और देखते हैं कौन इसको सॉल्व करता है। क्वेश्चन ये है, मान लो मैं एक शॉप पे जाता हूं, कुछ सामान खरीदना मुझे, मैं शॉपकीपर को कहता हूं डिस्काउंट क्या दे रहे हो, शॉप पे लिखा हुआ है नो डिस्काउंट, मैं फिर भी जा रहा हूं शॉप पे और शॉपकीपर को कह रहा हूं कितना डिस्काउंट दोगे, शॉपकीपर कहता है उसको देखो लिखा हुआ है नो डिस्काउंट।
मैं कहता हूँ सर वो तो मैंने देख लिया है, बट मुझे एक आर्टिकल नहीं खरीदना, मुझे बहुत सारे खरीदने। अब बताओ कितने प्रतिशत की छूट दोगे? तो शॉपकीपर को भी लगता है यार इसे ज्यादा खरीदने हैं, अगर ये नहीं खरीदेगा तो हमारा कस्टमर चला जाएगा। तो शॉपकीपर मुझे कहता है कितने आर्टिकल खरीदने आपको? मैंने कहा सर 12 आर्टिकल खरीदने। तो शॉपकीपर कहता है अगर आप 12 आर्टिकल खरीदोगे तो मैं आपको 20% की छूट दे दूंगा। यानी कि हमारे बीच में डील क्या हुई है कि मैं कितने आर्टिकल खरीदूंगा? 12। तो वो मुझे कितनी छूट देगा? 20%। ठीक है, कुछ भी खरीदना था, सपोज 12 आर्टिकल की जो भी पेमेंट बननी थी, बिल बनवाया, उसमें 20% छूट ली और मैंने पैसे दे दिए। अब मैं जब दुकान से जा रहा था, मान लो सपोज वो वॉलेट बेच रहा था, मैंने कितने वॉलेट खरीद लिए? अभी ये मान के चलो सारे वॉलेट सेम है, सबका प्राइस सेम है। मैंने 12 वॉलेट खरीदे, 20% की छूट ली, मैं दुकान से जा रहा था, पर जाते जाते मैंने दुकान से 4 वॉलेट और उठा लिए, यानी मैं 4 उठा के चला गया। अब हुआ क्या, मैं तो दुकान से चला गया, बाद में दुकानदार ने सीसीटीवी कैमरा में देखा, यार ये आदमी आया था, 20% की छूट भी ले गया और 4 वॉलेट चुरा के भी ले गया, उठा के ले गया, कुछ भी मान लो। अब दुकानदार ने अपना हिसाब लगाया कि भाई आज इस पूरे सौदे में मुझे फायदा हुआ, नुकसान हुआ। जब उसने हिसाब लगाया तो पता चला उसे अभी भी 20% का लाभ हो रहा है। यानी कि मैंने उससे छूट भी ली, 4 उठा के भी ले गया, फिर भी कमाया किसने? यानी कि मैंने अगर चोरी करी है तो चोर के घर में ही करी है। ठीक है, क्योंकि वो रेट ही बढ़ा के इतने लिख रहा है कि मतलब उसने छूट भी दी, फिर भी मैं 4 उठा के ले गया, और फायदा भी अभी भी किसको है? दुकान। कितने परसेंट का? 20%। सो क्वेश्चन ये है कि अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक रखा गया था? क्वेश्चन समझ आ गया? मैं दोबारा से अब शॉर्ट में बात कर रहा हूं। एक कस्टमर शॉपकीपर से कहता है कि मुझे 12 आर्टिकल्स खरीदने हैं। शॉपकीपर कहता है हम आपको 20% डिस्काउंट देंगे। अब वो 20% डिस्काउंट देता है, पेमेंट कर देता है, जाते जाते दुकान से 4 आर्टिकल्स और उठा जाता है। अब शॉपकीपर जब अपना हिसाब लगाता है तो पता चलता है अभी भी शॉपकीपर को कितना फायदा हो रहा है? 20%। सो क्वेश्चन ये, अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक रखा गया था? ऑब्वियस ही बात है अधिक ही तो रखा होगा, अभी तो छूट भी दी, उठा के भी ले गया, फिर भी फायदा उसे ही हुआ। तो क्वेश्चन है अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक रखा गया? अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक है? अब देखो, जब आप इस तरह के क्वेश्चन करते हो ना, अपने आप को दुकानदार मान लिया करो, तब तुम अच्छी कैलकुलेशन कर पाओगे, वरना तुम अच्छी कैलकुलेशन नहीं कर पाओगे। तुम सोचा करो तुम्हारी दुकान है, ठीक है, और तुम्हारी दुकान में ऐसे चोरी हो रही है, ठीक है, तो तुम्हारी कैलकुलेशन बिल्कुल परफेक्ट रहेगी कि भाई किस पे हिसाब लगाना चाहिए, किस पे नहीं लगाना चाहिए, वो कैलकुलेशन बहुत परफेक्ट होगी। ठीक है, तो हमेशा ऐसे क्वेश्चन करते हुए अपने आप को शॉपकीपर मान लो। ठीक है, जैसे आप देखो, मैं एक बार इसको करके बता रहा हूं। एक अप्रोच, मान लेते हैं एक वॉलेट 100 रुपए का था। एक वॉलेट कितने का था? अब मान लो आपकी दुकान है, तो आपकी दुकान से सामान कितने का गया? भाई आप सब अपने आप को शॉपकीपर मान लो, कस्टमर में ही हूं, आपकी दुकान से सामान कितने का गया? कितने का? 1200, 1600? 1600। 4 वॉलेट चोरी भी कर गया, अब कोई कह रहा 1200। मतलब तुम्हें फर्क ही नहीं पड़ता तुम्हारी दुकान से चोरी हुई है? फिर तो दुकान भी मत चलाना कल को, क्योंकि हिसाब ही नहीं लगा पाओगे तुम तो। अगर मेरी दुकान से 4 वॉलेट कम हो गए, 12 वो खरीद के ले गया था, 4 और चले गए, टोटल कितने चले गए? 16। तो आपकी दुकान से सामान कितने का गया? 1600। तो जब आप अपनी कैलकुलेशन कर रहे हो तो आप किस पे कर रहे हो? 1600 पे। उस 1600 पर जब आपने हिसाब लगाया तब भी आपने 20% कमाया। 1600 का 20%, 1600 का 20%, 320 रुपए। 320 रुपए कमाए, यानी कि तुमने वो सामान बेचा कितने का होगा? ये बात समझ आई सबको? एक वॉलेट 100 रुपए का, दुकान से 16 वॉलेट गए हैं, 1600 रुपए का सामान चला गया, कमाया कितना? 20%। 1600 का 20%, 300।
यानी कि आपने बेचा कितने का, 1920। अंकित मूल्य अभी पता नहीं है, मान लेते हैं अंकित मूल्य x था, तो इस x पे छूट कितनी दी थी आपने, x पे छूट कितनी दी थी, 20। तो x माइनस 20% ऑफ किसके बराबर, अब इसको सॉल्व कर सकते हैं, खाली x का मतलब 100%, 100 में 20% छूट तो कितना हुआ, 80%। 80% ऑफ x इज इक्वल टू, जब आप इसे सॉल्व करोगे, अभी मैं ऐसे ही लिख रहा हूं, और जब आप सॉल्व कर लोगे तो आ जाएगा 2400, यानी कि अंकित मूल्य कितना आया, 2400। अब ये अंकित मूल्य कितने आर्टिकल का है, 12 या 16, 12। वो छूट 12 पे ले रहा था या 16 पे ले रहा था, या बता के जाएगा मैं 4 चोरी करने वाला हूं, उसका भी हिसाब अभी लगा लो। आप कॉमन सेंस भी तो लगाओ, ये अंकित मूल्य जब वो छूट ले रहा होगा कितने में ले रहा होगा, 12 पे 16 पे, तुम कह रहे हो 16 पे, बता देगा मैं चोरी करने वाला हूं, उसके भी 4 अभी से कर लोगा। ये 12 का है, 12 का अंकित मूल्य 2400, तो एक का कितना, 12 का 2400, तो एक का, तो 100 रुपए वाली चीज पे टैग कितने का लगाया, कितने परसेंट एक्स्ट्रा, 100% एक्स्ट्रा, यानी कि वो चीजों का रेट 100% बढ़ा के रख रहा था। समझ आया, ये एक अप्रोच मैंने आपको बता दी, ऐसे कर सकते हैं। अब ये आपके ऊपर, आप कैसे स्टार्ट करना चाहते हो, जैसे मैंने सीपी से शुरू करा, आप चाहो तो आप एमपी से भी शुरू कर सकते हो, कोई चाहे तो एमपी से भी शुरू कर सकता है, ठीक है। कुछ नोट वोट नहीं करना, अभी समझ लो, मैं आपको बता दूंगा क्या लिखना है। एक सेकंड ले, देखो मैं आपको सेकंड अप्रोच भी बता रहा हूं। एमपी से शुरू करते हैं इस बार, मान लेते हैं एक आर्टिकल का एमपी 100 रुपए। अब मुझे बताओ उसकी दुकान से जब एमपी कैलकुलेट करेंगे तो कितने आर्टिकल का करेंगे, 12 या 16, 12 या 16, 12, क्योंकि जब छूट ली जा रही है तो किस पे ली जा रही है, भाई मैं गया, मैंने मार्क प्राइस देखा एक आर्टिकल का कितना 100, मैंने कहा 12 दे दो, 12 कितने के हुए, 1200। उसने मुझे 20% की छूट दी, 1200 का 20% होता है 240, 240 की छूट दी, कितने का बेच दिया, 960। अब आपको ये पता था कि अभी भी उसको कितने का लाभ हुआ है, अब ये मैं आपको पढ़ा चुका हूं कि आपको क्रय मूल्य अगर निकालना है, लाभ प्रतिशत दिया हुआ है 20%, और विक्रय मूल्य भी बताया गया है 960, ये पढ़ चुके हो ना एग्जाम्पल नंबर 1 में, कि विक्रय दिया और लाभ प्रतिशत दिया हो तो क्रय निकाल लोगे। जब आप यहां से क्रय सॉल्व करोगे तो आएगा 800 रुपए। अब ये 800 रुपए कितने आर्टिकल का है, 12 या 16, 16। क्रय जब जब देखेगा दुकानदार तो कितने का देखेगा, भाई दुकानदार जब भी अपना क्रय मूल्य देखेगा तो किसका देखेगा, जो उसकी दुकान से गया है, क्या गया उसकी दुकान से, 16 आर्टिकल। पर जब अंकित मूल्य देखा जा रहा है तो कितने का देखा जा रहा है, इस क्वेश्चन में यही समझना था कि जब जब क्रय मूल्य देख रहे हो 16 का देख रहे हो, और जब भी अंकित मूल्य देख रहे हो, अब ये 16 आर्टिकल का 800 है, तो एक आर्टिकल का 50 रुपए वाली चीज पे टैग कितना लगाया था, 50 वाली चीज पे 100 का टैग लगाया, तो एक्स्ट्रा कितना 50, 50 के रिस्पेक्ट में कितना परसेंट, 100%। दो अप्रोच, अब एक और अप्रोच, लास्ट अप्रोच, थर्ड अप्रोच। मैंने तुम्हें एक सिंपल सा फॉर्मूला एक लिखवाया था, एमपी अपॉन, अब कुछ नोट मत करो पहले समझो, एमपी अपॉन, जब एमपी देखना है तो कितने आर्टिकल का देखना है, 12, तो उसका आगे 12 लिखा। जब सीपी देखना है तो कितने आर्टिकल, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज, कितना था 100 प्लस प्रॉफिट, 20%, और छूट कितने की दी थी, 20%, 100 माइनस 20, 12 से 1 कटा 10, 16 से 1 कटा 5, ये 2 और 1 रुपए वाली चीज पे 2 का टैग, कितने परसेंट एक्स्ट्रा, 100%। खत्म हो गया क्वेश्चन, इसीलिए लिखवाया था ये फॉर्मूला। ये फॉर्मूला कई जगह पे क्वेश्चन को कितना आसान करेगा, देखो 12 एमपी अपॉन 16 सीपी इज इक्वल 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज 120, 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज 80, रेशो ली क्या आया 2 बटा, यानी कि 1 रुपए वाली चीज पे टैग कितने का, 2 रुपए, यानी कि 100%। तो ये लिख लो, ये सबसे बड़ी अप्रोच है इस तरह के क्वेश्चन को। बट मैंने आपको वो भी 2 बताई है क्योंकि
करने को आप किसी भी अप्रोच से कर सकते हो, आप पहली दो अप्रोच से भी कर सकते हो। अप्रोच तो मेरे पास और भी है, ठीक है, बट ज्यादा अप्रोच नहीं करते, तीन काफी है। नेक्स्ट है डिसऑनेस्ट सेल्समैन, बेईमान दुकानदार। अब देखो बेईमान दुकानदार में ना, बेईमानी तो वैसे वो कुछ भी कर सकता है, ठीक है, बट जनरली जब भी प्रॉफिट लॉस में मैंने देखा क्वेश्चन पूछते हैं तो वो दो कैटेगरी बहुत ज्यादा फेमस लेते हैं। एक जो दूध में पानी मिला के बेच रहा है, और दूसरा जो तोलने में गड़बड़ कर रहे हैं, ठीक है। बेईमानी करने के बहुत सारे तरीके, ठीक है, और मेरे को लगता है मेजॉरिटी लोग करते हैं, ठीक है, सारे तो नहीं बोल सकते बट मेजॉरिटी करते हैं, ठीक है। बस होता क्या है कि कई कई लोग उसको मानते नहीं है। एक्चुअली हम जैसे कहते हैं ना करप्शन, अब करप्शन हर कोई कर रहा होता है, ठीक है, थोड़ी कम ज्यादा, मान लो 100% लोग हैं, 5% बिल्कुल नहीं करते, बट बाकी 95 कर ही रहे हैं। अब कुछ थोड़ी सी करते हैं इसलिए वो उसको मानते ही नहीं है। वो इसलिए नहीं मानते क्योंकि उन्हें लगता है दूसरा तो बहुत ज्यादा करता है। अब एक बात सोचो, मान लो मैं यहाँ हूँ, खान ग्लोबल स्टडीज में जॉब कर रहा हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आया हूँ, यहाँ पे मैं देखता हूँ डीटीपी ऑपरेटर है, प्रिंट आउट के पेजेस पड़े हैं, वो नहीं होते A4 शीट्स, मुझे चाहिए 2 शीटें रफ वर्क करना है, बट मैं यहाँ से पूरा बंडल उठा के ले जाता हूँ, ठीक है, घर पे रखता हूँ, 4 शीटें यूज करता हूँ, बंडल घर पे, फिर अगले दिन आता हूँ, फिर बंडल उठा ले जाता हूँ। तो ये भी तो करप्शन ही है। पर क्या हो रहा है, महसूस नहीं हो रही, लग रहा है क्या हुआ, पेज ही तो ले जा रहे हैं, हम तो टीचर है, बट करप्शन तो है। देखा जाए कंपनी का नुकसान हो रहा है, जो मैं उठा के नहीं ले जा रहा, ठीक है, बता रहा हूं, ठीक है, कि दिस इज ऑल्सो काइंड ऑफ करप्शन। एहसास नहीं होता, ठीक है। अब जैसे मान लो कोई हॉस्पिटल में नर्स है, अब आप सोचो उसको घर में अपने कॉटन वॉटन चाहिए होती होगी, तो सारी कहां से आ रही होती होगी, हॉस्पिटल जा, उन्हीं के घर पे पट्टियां वट्टियां दवाइयां सब कहां से आ रही हैं, बल्कि उसके रिश्तेदार भी उस वही दवाइयां यूज कर रहे हैं, क्योंकि एक नर्स बनी हुई है, ठीक है। ये भी करप्शन है, बट हम मानते नहीं, ये तो अपना हक समझ लेते हैं कि हम जॉब कर रहे हैं, हॉस्पिटल किसका, अपना ही है, उठाओ, ठीक है। तो डिसऑनेस्ट सेल्समैन, बेईमान दुकानदार, यहां पर आपको लोगों की बेईमानियों को समझना पड़ेगा और उसे सॉल्व करना पड़ेगा। सी सेट के सवाल बहुत ही आसान आएंगे, क्योंकि वो बहुत सिंपल सिंपल बेईमानियों की बात करते हैं। रियल लाइफ में लोग ज्यादा बेईमान है, ठीक है, रियल लाइफ में समझना मुश्किल है, क्योंकि क्वेश्चन में तो बता देगा ये बेईमानी कर रहा है, रियल लाइफ में पता ही नहीं कौन क्या कर रहा है, ढूंढो, ठीक है, समझो, ठीक है। तो रियल लाइफ इज मोर कॉम्प्लिकेटेड, ठीक है। तो पहला मैंने आपको क्या बोला कि दूध वाला, देखो कुछ नोट मत करना, पहले समझना, फिर मैं टाइम दूंगा नोट करने का। मान लो बोला गया दूध वाला दूध में पानी मिलाकर बेच रहा है। अब वो आपको क्वेश्चन में ऐसे बोलेगा, दूध वाला दूध में पानी मिला के बेच रहा है, कैसे? या तो बोल देगा 800 ml दूध रखता है और 200 ml पानी, या फिर वो इसी बात को ऐसे भी बोल सकता है कि दूध और पानी का अनुपात, इसी बात को वो ऐसे बोल सकता है कि वो एक ऐसा मिश्रण बेचता है जिसमें 80%, कई लोग है ना 80% पानी होता, पकड़ा जाएगा, अरे 80% तो दूध रख लो, ठीक है, देख रहे हो, ये देखो कई लोग कह रहे हैं 80% पानी, मतलब पानी में दूध मिला के बेच रहा है। उतनी करो जिसमें पकड़े मत जाओ, पानी में दूध मिला के थप्पड़ ही बढ़ेंगे बट, ठीक है, ठीक है, वो नहीं करना, ठीक है, आ जाओ, ठीक है। वापस क्वेश्चन, तो मैंने बोला दूध वाला क्या कर रहा है, 800 ml दूध 200 ml, ये सेम बात है, 4 और सेम बात है, 80% दूध। अब दूध वाला बोल क्या रहा है, जैसे सपोज मैं दूध वाला हूं, मैं बोल रहा हूं मैं दूध को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा कर रहा हूं, मैं दूध को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा कर रहा हूं, फिर भी मुझे लाभ हो रहा है, क्यों हो रहा होगा, दूध में पानी में। तो ऐसे ही क्वेश्चन आएगा कि दूध वाला दूध को क्रय मूल्य पर बेचने का, ठीक है, ऐसा कोई लिखा होगा क्वेश्चन कि वो क्रय मूल्य पर बेचने का दावा कर रहा है। अब क्वेश्चन होगा उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए।
अब आप सोचो, सपोज मैं दूध वाला हूं, ये कस्टमर है, ये आए मेरे पास 1 लीटर दूध लेने। 1 लीटर कितने एमएल होता है? 1000। पता है ना ये सबको? ठीक है, 1 लीटर 1000 ml। मान लेते हैं 1 ml 1 रुपए का है, तो इन्होंने मुझे कितने रुपए दिए? 1000 रुपए। भाई 1000 ml दूध लेना है, इन्होंने मुझे 1000 रुपए दिए, मैंने इनको ये दे दिया। अब देखा जाए मेरी जेब से जो पैसा गया वो कितना गया? 800, क्योंकि दूध कितना गया है? 800। तो मेरी जेब से जो पैसे गए हैं वो 800, बट मैंने इनसे पैसे लिए कितने थे? 1000। तो मैंने कितना कमाया किसके रिस्पेक्ट में? 200/800 इंटू 1/4 इंटू 100, जो कि मुझे लाभ कितने का हुआ? ये बात समझ आई? अब देखो कई लोग इतना सब कुछ लिखते नहीं है, वो सीधा बोलते हैं। ये तो बहुत ही सिंपल सा कहता है, लाभ हो किसकी वजह से रहा है? पानी, क्योंकि पानी तो दूध बन के बिक रहा है, तो कमाया कितना उसने? वो ऊपर लिखते हैं 200, बटा में लिखते हैं इन्वेस्टमेंट क्या हुई? भाई दूध होता ही ना, तो मिला के बेच ही ना पाते, तो 200 कमाया किस पर? तो 200/800 इंटू, तो 200/800 कितना होता है? 1/4, 1/4 इंटू 100। तो यानी कि वो सीधा आंसर लिख देते हैं, पानी बटा दूध इंटू 100। समझ आ गया? ये सबसे सिंपल। जो नोट करना नोट करो, फिर आगे बढ़ते। ये समझ आ गया सबको? यानी कि अब वो आपको क्या करेगा, वो आपको ऐसे बोल देगा क्वेश्चन में, दूध और पानी का अनुपात दे देगा, पूछेगा लाभ प्रतिशत। ऐसे क्वेश्चन आएगा, मैं उसकी बात करता हूं। कर लिया नोट? अभी मैं आपको स्टेटमेंट वाइज भी दिखा रहा हूं, अभी पहले बार क्योंकि मैं आपका कॉन्सेप्ट बिल्डअप कर रहा हूं, तो सिर्फ शॉर्ट में लिख रहे हैं। अभी क्वेश्चन में आपको दिखाऊंगा एग्जैक्ट कैसे। अब देखो ये क्वेश्चन पेपर सेट दो तरीके से पूछेगा। पहला वो आपसे ऐसे पूछेगा, वो कहेगा दूध और पानी को मिलाया गया 5 और 1 के अनुपात में, वो कहेगा लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए, ये पूछेगा। तो आप सीधा आंसर क्या लिखोगे? कितने का फायदा हुआ? 1 का। किसके वजह से? तो 1/5 इंटू आंसर 20%। ये समझा? यानी कि उसने ये दिया, पूछ ये रहा है। यहां तक कोई डाउट? दूसरा इसी क्वेश्चन को ऐसे पूछ सकता है, वो कहेगा दूध और पानी का अनुपात ज्ञात करें, यानी कि ये आपको बताना है। ये दिया हुआ है कि लाभ प्रतिशत जो है 16/2/3% है। अब 16/2/3 कितना होता है? 1/6। तो आप समझ जाओगे 1 क्या रहा होगा, 6 क्या रहा होगा आंसर। वो देगा तो ये बता दोगे, ये देगा तो वो बता दोगे, हो जाएगा ये। तो जो नोट करना नोट कर लो, अभी क्वेश्चंस आएंगे एग्जैक्ट इस तरह के। अभी मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूं सो दैट आप पॉइंट समझ लो। सो अभी तक हमने दूध में पानी मिलाकर बेच रहा है, बट बेच क्रय मूल्य पर ही रहा है। बट रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता। रियल लाइफ में वो रेट भी बढ़ाएगा, और मिलावट भी करेगा। भाई कोई दूध का काम करता हो तो मैं हाथ जोड़ के पहले ही माफी मांग रहा हूं, वो अपने पे ना ले। ठीक, कई लोग गुस्सा मान जाते हैं, सर हम तो बहुत ईमानदारी से बेचते हैं। ठीक है, मैं सिर्फ बता रहा हूं क्योंकि पेपर में ऐसा आता है। ठीक है, अब पता नहीं क्यों आने लग गया, मेरे को लगता है ज्यादा मिलावट होती होगी इसीलिए आने लग गया होगा। ठीक है, बट ऐसा मैं किसी को नहीं बोल रहा। ठीक है, ठीक है। आते हैं दूसरा केस। अब देखो क्वेश्चन ऐसे आएगा, दूध वाले ने दूध में पानी भी मिलाया। मान लो 800 ml दूध और 200 ml, और साथ ही साथ वो कह रहा है इस बार मैं 20% ज्यादा पैसा लूंगा क्रय मूल्य से भी।
अब मान लो मैं इस बार कस्टमर हूं, ठीक है, इस बार ये शॉपकीपर है एक तरह से। अब मैं गया इनसे 1000 ml लेने, 1 ml कितने का, 1 रुपए, तो 1000 ml कितने का, 1000 रुपए। और ये मुझे क्या कह रहे हैं, 20% एक्स्ट्रा लूंगा, यानी कि 1000 रुपए वाला कितने में, 1200, यानी कि मैंने इनको कितने पैसे दिए, 1200 रुपए। मुझे 1 लीटर दूध लेना था, मैंने 1200 रुपए इन्हें दे दिए। इन्होंने जो सामान दिया वो ये दिया होगा, यानी कि इनका गया तो 800 ml दूध ही, तो इनकी दुकान से जो सामान गया उसका क्रय मूल्य क्या था, 800, बट इन्होंने मेरे से पैसे कितने लिए, 1200। कितना कमाया इन्होंने, 400। किसके रिस्पेक्ट में, तो इनका लाभ प्रतिशत 50%, क्योंकि अब ये दो बेईमानियां कर रहे थे, एक तो मिलावट और रेट भी ज्यादा। अब मैं तुम्हें बता, सवाल आए अभी तो ये सी सेट जब भी पूछता है ना, वो सिंपल पूछता है, एक बेईमानी कर रहा होगा कोई इंसान या दो कर रहा होगा। बहुत ही ज्यादा अगर सी सेट ने कभी दे दिया तो 3 बेईमानी। रियल लाइफ में लोग 5-5, 6-6 लेवल पे बेईमानियां कर रहे होते हैं, ठीक है। सी सेट तो आपसे 1 लेवल या 2 लेवल की बात करता है, 3 भी बहुत टफ केस में पूछेगा, ठीक है। तो कैसे करने चाहिए ऐसे सवाल कि आप फटाफट सही आंसर पे पहुंचो। तो अब मैं आपको एक तरीका बता रहा हूं, ऐसा कोई भी सवाल है कैसे करोगे। कुछ नोट मत करना, यहां पे समझना। मान लो उसने बोला, जैसे अभी यही वाला क्वेश्चन था, उसने बोला दूध वाला दूध में पानी मिला के बेच रहा है, दूध वाला दूध में पानी 4 और 1 के अनुपात। एक काम ये कर रहा है, पहली बेईमानी। और क्या कर रहा था दूसरी, 20% रेट बढ़ा के, यही तो 2 बेईमानी कर रहा है। अब इसको कैसे आप फटाफट करोगे, सबसे पहला स्टेप, दूध वाला दूध में 4 हिस्से दूध रखता है और 1 हिस्सा, तो आपने यहां रखा दूध वाले का सामान कितना गया, 4, बट उसने कस्टमर से पैसे कितने लिए। अब यहां वो रखोगे जो दुकानदार का जा रहा है, क्या जा रहा है, क्योंकि दूध तो 4 हिस्से, बट कस्टमर से पैसे कितने के लिए होंगे, क्योंकि वो दूध और पानी मिला के बेचा होगा, तो 4 मालिक। अब उसको भूल जाओ। अब 20% रेट ज्यादा, 20% कितना होता है, 1/5, यानी कि वो 5 वाली चीज कितने में बेच रहा है, लेफ्ट राइट लिख लिया, जो लेफ्ट राइट में कटरा काट दो, 5 से 5 काटा, 2 के टेबल में ये 2 और ये, तो 2 वाली चीज कितने में बिकी, कितने का फायदा, इस पर 1/2 इंटू, इसको नोट कर लो एक बार आप। 50% का लाभ हो गया। अब ऐसे 2 बेईमानियां हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, कितनी भी हो, ऐसे आप लिख के फटाफट सॉल्व कर सकते हो। अभी मैं आपको 3 बेईमानी का भी एक एग्जांपल देता हूं। ये समझ आ गया सबको। अब एक 3 बेईमानी वाला एग्जांपल समझ लेते हैं। कुछ नोट मत करना, यहां पे ध्यान दो। मान लो बोला गया दूध वाला दूध में पानी मिला रहा है, किस अनुपात में, रेट भी ज्यादा चार्ज कर रहा है, कितना, और मान लो एक कंटेनर में बेच रहा है, उस पर छपवाया हुआ है 1 लीटर, बट उसमें दूध आता ही 800 ml है। ये भी तो बेईमानी है भाई। मान लो कंटेनर पे छपवा दिया 1 लीटर और जाके देता होगा, लो आ गया 1 लीटर, बंदा ले जाता होगा, बट उसमें आता ही कितना है, और वो भी कुछ मिलावट वाला ही आया होगा, पूरा प्योर दूध तो आया नहीं होगा। अब उसका लाभ प्रतिशत, तो क्या करेंगे, पहली बेईमानी 4 वाला सामान कितने का बिका, लिख दिया। दूसरी बेईमानी 20% ज्यादा, 1/5, 5 वाली चीज। तीसरी बेईमानी, सामान जा रहा है 800, पैसे वो कितने के ले रहा है, 1000, यानी कि सामान जा रहा है 800, पैसे कितने के ले रहा है, 2 0 से 2 0 कैसे, 2 के टेबल में ये 4, 2 के टेबल में ये 5 5 कट गया, 2 के टेबल में ये 2, ये 4 दूनी 5 दिए, 8 वाला सामान 15 का बिका, कितने का प्रॉफिट,
किसके रिस्पेक्ट में? 7/8 इंटू 100, 87.5%। यानी कि अब उसका लाभ कितना है? 87.5%। तुम्हें हैरानी तो नहीं हो रही ना इतनी बेईमानी पे? रियल लाइफ में और ज्यादा है। ये तो कुछ भी नहीं है। रियल लाइफ में तो क्या हो रहा होगा? जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, मैं क्या सोचता हूं, जैसे एक एग्जांपल समझते हैं। मान लो बच्चे स्कूल नहीं जा रहे, ठीक है। मान लो जो बच्चे हैं, गवर्नमेंट कुछ ऐसा स्कीम बनाती है कि गरीबों को एजुकेशन मिलनी चाहिए, ठीक है। अब वो पढ़ पा नहीं रहे, क्योंकि क्यों? फाइनेंस ही खराब है। अब वो पहले पैसे कमाने पे ध्यान दे रहे हैं, तो पढ़ाई क्या करे? तो उनके घर वाले उन्हें काम पे लगा देते हैं। अब गवर्नमेंट स्कीम निकालती है कि मान लो बच्चों को कुछ पैसे दिए जाएंगे जिनके बच्चे पढ़ने जा रहे हैं। मान लो कुछ और भी ऐसे स्कीम्स निकाली जाती हैं कि भाई बच्चा जो स्कूल जाएगा उसको गवर्नमेंट की तरफ से ही खाना मिलेगा। मान लो ये भी स्कीम निकाल दी कि 250-250 ml दूध मिलेगा हर बच्चे को। कहां से? सरकार की तरफ से। अब आप सोचो, सरकार खुद थोड़ी ना दूध देने चली जाएगी बच्चों को। होगा क्या? वो टेंडर दिया जाता है किसी को, ठीक है। अब मान लो ये गवर्नमेंट से स्कीम लॉन्च होगी। अब ये स्कीम लॉन्च हुई और अब ये किसी के पास गया होगा जो दूध का काम करता होगा। मुझे लगता है करप्शन यहीं से चालू हो जाती होगी। पहली बात, वो मिलेगा किसे? उसके लिए बोलियां लग रही होती होंगी, क्योंकि हर कोई चाहेगा वो कॉन्ट्रैक्ट मुझे मिले, ठीक है। तो अब उसके लिए हर कोई चढ़ावा चढ़ रहा होता होगा, ठीक है। अब आप सोचो होता क्या होगा? जिसको भी वो कॉन्ट्रैक्ट मिला, सबसे पहला काम वो ऐसे करवा रहे होते होंगे, काउंटिंग, कि भाई एरिया में कितने स्कूल है। अब मान लो स्कूल काउंट करे, और स्कूल काउंट कर लिए सपोज 120, कि उस एरिया में कितने स्कूल है? 120, या उस शहर में 120 स्कूल है। अब हकीकत में क्या होगा? 20 स्कूल तो बंद पड़े थे, बट काउंटिंग के वक्त 120 ही काउंट, क्योंकि उसे पता है अभी तो 120 काउंट करके दे, तो हमारी तो पहले से ही सेटिंग है, अप्रूवल तो हो ही जाना है, ठीक है। तो काउंटिंग हुई कितने स्कूलों की? स्कूल थे कितने? 100। पहला काम, पहले तो यही काउंटिंग। फिर मान लो हर स्कूल में जो बच्चे हैं, मान लो एक स्कूल में ऑन एन एवरेज 2000 बच्चे, ठीक है। अब होता क्या है, ये जो 2000 काउंट करते हैं, ये 2000 क्या काउंट होता है? अपर स्ट्रेंथ, तो पूरी क्लास की जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ है। जैसे अब आपकी क्लास की स्ट्रेंथ है मान लो 500 है, बट बच्चे तो कितने आए? 350, बट कैलकुलेशन वो किस पे कर रहे हैं? 500। यानी कि बच्चे काउंट हुए होंगे 2000 हर स्कूल के, बट एक्चुअल में मान लो आते ही कितने होंगे? 1400। समझ रहे हो? तो यहां पे बेईमानी हो गई। उसके बाद बेईमानी होगी कि वो जो कंटेनर में उनको दूध दिया जा रहा होगा, 250 ml देना था, कंटेनर बनवाए ही जिसमें आता ही 200 है, और जिसको देना होगा उसे इंस्ट्रक्शन दी होगी थोड़ा कम ही रखियो, यानी कि 200 भी नहीं देना, 200 में भी वो 150 ही डाल रहा होगा या 160 डाल रहा होगा, ठीक है। और उसके बाद वो ये भी एक खर्चा काउंट करते होंगे, कुछ बच्चे 2 बार पी गए, हकीकत में क्या होता है 1 बार भी नहीं मिल रहा, और बट वो ऐसे चढ़ा देंगे कि 20% बच्चे तो 2 बार ले गए, ठीक है। तो होता क्या, जब तक आप एंड तक पूरी काउंटिंग करते हो तो प्रॉफिट आ जाता है 400%। इतना लेवल ऑफ करप्शन होता है। जैसे कॉमनवेल्थ गेम्स में मैंने एक बार सुना कि जो चेयर्स लगाई गई थी, वो चेयर की कीमत मान लो 500 है, किराया 650 लगाया। खरीद लो तो 500 की है और किराए पे 650। अब आप सोचो जिसके बाद कॉन्ट्रैक्ट होगा, अब सोचो कैसे चल रहा होगा। मान लो 500 रुपए की चेयर आती है, हम किराया लगवा रहे हैं रोज का 130 रुपए, और हमने ये माना है 5 दिन वो रही है वहां पर, तो 103 इंटू 5 साढ़े, यानी कि जिसकी चेयर थी वो वापस भी लेके होगा अपने घर, और 650। तो ऐसा कुछ चल रहा होता। तो रियल लाइफ इज टिपिकल। और जैसे अभी मैंने आपको दूध में पानी बोला ना, दूध में पानी का सिर्फ मतलब होता है हम दूध वाला पानी ये वाला समझ रहे, बट ये कुछ भी हो सकता है। मान लो कल को ज्वेलरी खरीदने जाते हो किसी ज्वेलरी शॉप पे, अब आप खरीदने गए, आपने कोई सेट खरीदा सपोज 60 ग्राम का, मान लेते हैं, ठीक है, 60 ग्राम का सेट खरीदा गया, उसमें 5 ग्राम नग लगे हुए हैं। अब कई बार ज्वेलरी वाले क्या करते हैं, पैसा 60 ग्राम सोने का काउंट कर लेते हैं, जबकि 5 ग्राम तो क्या लगे हैं? नग। उस नग के पैसे काउंट नहीं होने चाहिए। काउंट कितने होने चाहिए? या फिर अगर होने चाहिए तो बहुत मिनिमम, सोने के हिसाब से थोड़ा होने चाहिए।
भाई अभी तो हम ये मान के चल रहे हैं ना कि दूध में पानी मिलाया जा रहा है और पानी हम फ्री मानते हैं, ठीक है। एक सेकेंड है, नग की कीमत होगी बट कम होगी। अब मैं कह रहा हूं 60 ग्राम सेट है, उसमें सोना असली में कितना है, 55 ग्राम। यानी कि कितनी बेईमानी हो गई, ये जो नग है वो पानी ही था। अब कई लोगों को ये नहीं पता होता, वो कहते हैं ठीक है दुकानदार 60 ग्राम का बना रहा तो 60 ग्राम का बना दो। और जो समझदार होते हैं वो जाके बोलते हैं कि जितना नग का वेट है ये हटाओ, ठीक है। क्योंकि कैलकुलेशन अलग अलग लेवल पे हो रही है। रियल लाइफ में तो बहुत ही अलग तरह की गड़बड़ है। मेरे को बड़ा दुख होता है जब मैं ऐसे किसी ज्वेलरी शॉप पे जाता हूँ और लोगों को कई बार परचेज करते हुए देख रहा होता हूँ ना, वहां मुझे मेरा मैथमेटिशियन बार बार कह रहा होता है इनका कट रहा है, कट रहा है, कट रहा है। मेरा बहुत बार ना, मैं सोचो खुद लेने गया हूँ कुछ सामान, अब मुझे तो पता है क्या डील करनी है और मैंने वहां का बंदा भी ढूंढ लिया किससे डील करनी है, ठीक है। बट मैं जब उसको देख रहा होता हूँ, अब मान लो मैं जा रहा हूँ एक ज्वेलरी शॉप पे और मेकिंग चार्ज मैं दे रहा हूँ सपोज 7% और वो बेचारा दे रहा 12%। अब आप सोचो 5% तो यही डिफरेंस है। मेरा मन पता कई बार क्या करता है। अब सोचो सपोज मैं एक एग्जांपल, मैं ले रहा हूँ 2 लाख रुपए का सोना, एग्जांपल लेते, मेकिंग कितनी लग रही है 7%, 2 लाख का 7% 14,000 रुपए मेकिंग, उससे वो मेकिंग ले रहा 12%, 2 लाख का 12% 24,000। यानी कि हम दोनों में गैप कितने का था 5%। अगर वो भी 2 लाख का सोना खरीद रहा है तो वो सिर्फ मेकिंग कितनी ज्यादा दे रहा है 10,000 रुपए। ये सिर्फ 10,000 रुपए इसलिए दे रहा है क्योंकि मेरी उस दुकानदार से डीलिंग सही है और उसकी, मेरा कई बार मन पता क्या करता है, उससे सेटिंग करूं कि भाई तेरा मैं ही करवा देता हूं, ये जो तेरे 10 बच रहे हैं ना 5 तू रख लियो। कई बार तो मेरा मन करता है ज्वेलरी की शॉप के बाहर ही खड़ा हो जाऊं, भाई तुम अंदर जाओगे खरीदोगे बात मेरे से कर लो, तुम्हें 12% बताएंगे मैं सेटिंग करा दूंगा, जो भी प्रॉफिट होगा आधा आधा कर ले। और मुझे लगता है अगर मैं 2-3 बार ऐसा करूंगा तो ज्वेलरी वाले मुझे ही बाहर निकालेंगे गार्ड से कह के, भाई बाहर करो इसे, ठीक है। क्योंकि होता है जब आप सामान बेचते हो और खरीदते हो, बेचते हो खरीदते हो, बेचते हो खरीदते हो, तो गोल्ड में अगर कोई ये 3-4 बार काम करेगा तो उसे बहुत नुकसान हो जाता है, ठीक है। क्योंकि उनकी कमाई है, वो तो चाहते हैं आप खरीदो बेचो, खरीदो बेचो, खरीदो बेचो, ठीक है। क्योंकि जितनी ट्रांजेक्शन होगी वो हर ट्रांजेक्शन में कमाएगा, ठीक है। और मतलब मैंने तो कई लोगों के केसेस सुने हैं तो मेरे को बहुत अजीब। अब आप सोचो किसी ने 30 साल पहले ज्वेलरी खरीदी हुई है, वो घर पे रख के बैठा हुआ है मेरे पास 50 तोले सोना है और सोच रहा है असली है, उसे तो यही लग रहा है असली है या नहीं, ये तो तब पता चलेगा जब बेचने जाएगा। आप सोचो ना, बहुत सारे लोगों ने तो खरीद के कभी टेस्ट ही नहीं करा रखा, पड़ा हुआ उनके पास, वो ये मान के चल रहे हैं दिस इज प्योर गोल्ड। जब उसको बेचोगे तब पता चलेगा हकीकत में कि वो 22 कैरेट है या 18 है या 14 है, ठीक है। टेस्टिंग भी होनी जरूरी है, ठीक है। आ जाते हैं वापस, मुझे थोड़ा इंटरेस्ट आता है बेईमानी समझने में, ठीक है, इसलिए मैं हर तरह की समझने की कोशिश करता हूं, ठीक है। अब ज्वेलरी वाला कर रहा हो, ज्वेलरी वाला जो जहां कर रहा हो समझ लो, और क्वेश्चन तो आने ही है, क्वेश्चन तो वैसे ही बहुत आसान हो जाएंगे क्योंकि जब तुम रियल लाइफ की समझ रहे हो ये तो बहुत ही लो लेवल। अगला अगला जो केस आता है हमारे पेपर में वो आएगा जब वो बोलेगा कि कोई मिठाई वाला या कोई सब्जी वाला तोलने में गड़बड़ कर रहा है। जैसे मान लो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, आप किसी दुकान में मिठाई खरीदने गए, मान लेते हैं डिजिटल मीटर है, आपने देखा 1000 ग्राम आ गया, मान लेते हैं 1000 ग्राम 1000 रुपए का, तो आपने देखा 1000 ग्राम, आपने पैसे दे दिया 1000 रुपए। बट हो सकता है उस मशीन में कुछ सेटिंग कर रखी है जो 4 ग्राम को 5 ग्राम दिखा रही है, 8 ग्राम को 10 ग्राम दिखा रही है, 400 ग्राम को 500 ग्राम दिखा रही है। और दूध वाला सेम ही तो काम था, दूध वाले ने क्या किया 800 ml में 200 ml पानी, यानी कि जब कस्टमर ले 200 ml पानी, यानी कि जब कस्टमर लेके जा रहा था तो लेके तो 1000 ml ही जा रहा था बट उसमें 200 ml क्या था पानी। इस वाले केस में क्या है, वो मिठाई लेके जा रहा है 1000 ग्राम और मिठाई कितनी है 200 ग्राम हवा है, इसने हवा बेच दी है, उसने पानी बेच दिया था, ठीक है। यानी कि दोनों काम सेम ही कर रहे हैं, ठीक है। वो ऐसी चीज बेच रहे हैं जो फ्री है, वो पानी बेच रहा और ये हवा बेच रहा, ठीक है। दोनों ने सेम काम करा। तो अब आपको क्वेश्चन में समझना पड़ेगा कि क्या दिया गया। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, कुछ नोट मत करना, क्वेश्चन अभी यहां देखेंगे। मान लो आपको बोला जाए कि एक मिठाई वाला या सपोज नमकीन वाला वो कहता है कि मैं अपने ग्राहकों को 20% सस्ता सामान बेचूंगा, यानी क्रय मूल्य से भी 20% सस्ता, ठीक है। 20% कितना होता है
1/5। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन है कि वो कह रहा है मैं 1/5 सस्ता बेचूं, यानी कि वो ये कहना चाह रहा है जो सामान मुझे 5 का पड़ा होगा कितने का बेचूंगा, आपने लिख लिया ऐसा। बट साथ ही साथ वो बता रहा है कि मान लो जिस पैकेट में वो नमकीन बेच रहा है उस पर छपवाया गया है 100 ग्राम, बट उसके अंदर नमकीन आती ही कितनी है, यानी कि वो कह रहा है उसकी 70 ग्राम नमकीन बिक्री होगी, किसके हिसाब से, आपको ऐसा ना है उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो आपने क्या करा, पहला लिखा, क्योंकि वो कह रहा था मैं 20% सस्ता बेच रहा हूं। 20% कितना होता है, यानी कि 5 वाला सामान, पर 100 ग्राम पैकेट में कितनी नमकीन है, यानी कि 70 वाला सामान। अब 0 से 0 कैंसिल, यहां 5 से घटा 2, तो यहां कितना रह गया 7, 4 दूनी, तो 7 वाली चीज कितने की बिकी, कितने का प्रॉफिट, इसके रिस्पेक्ट में 1/7 इंटू 14, 2/7% का लाभ। ये समझ आ गया, इसको नोट कर लो, फिर क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चंस आएंगे, जो भी लिखो आप उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करना, ठीक है, फिर वहां जहां डाउट होगा समझेंगे। कर लिया नोट सबने, ये करो पहले ये। दूध और पानी मिलाया जा रहा है किस अनुपात में, 5:1, तो कितने प्रतिशत का लाभ, 20%। कह रहा था ना, पानी कितना है 1, दूध कितना है, हमने पढ़ा था 1/5 इंटू 100, दूसरे में अब अनुपात बताना है। 14 2/7 कितना होता है, 1/7, तो 7 होगा दूध और 1 होगा, तो इसका आंसर ही आ गया। अब आंसर कोई मत बोलना, जब स्क्रीन पे क्वेश्चन है मैं आपको एक टाइम दूंगा, उतने में आप सब सॉल्व करना, और फिर मुझे लगता है कि हाँ इतने में हो जाना चाहिए, तब मैं बोर्ड पे करूंगा, ठीक है। चलो करो इसे। यानी कि बोला जा रहा है दूध और पानी 4 और 1 के अनुपात में, और वो 20% अधिक भी चार्ज कर रहा है, किससे, क्रय मूल्य से। तो दूध और पानी का अनुपात 4:1, तो हम क्या लिखते थे, उसका सामान 4 गया, बट पैसे उसने कितने के लिए, 30% ज्यादा चार्ज। 30% ज्यादा मतलब 1/5, तो उसकी 5 वाली चीज कितने की बिकी, ये यहां से कैंसिल, 2 के टेबल में ये 2 ये 3, 2 वाली चीज 3 की बिकी, कितने का प्रॉफिट, इसके रिस्पेक्ट में, तो 1/2 इंटू 100, 50%। करो इस क्वेश्चन को ट्राई। बताओ अब इसका आंसर,
कह रहा है एक दूध वाला लागत मूल्य पर दूध बेचने का दावा करता है, यदि वे 20% लाभ कमाता है तो 20% कितना होता है? 1/5। तो एक क्या होगा? पानी। और दूध कितना होगा? तो मिल्क और वाटर की रेशो, ये तो अब हो रहा होगा ना सबसे। करो इसे ट्राई। अब गलत मत करना, 30 सेकंड का टाइम है, देखते हैं किसका आता है। जिनके जो भी आंसर आ रहे हो बोल सकता है। ये अनुपात 1। 16/2/3% का लाभ है। 16/2/3% कितना होता है? 1/6। एक क्या होता है? पानी। और 6 क्या होता है? पर इस बार उसने पूछा क्या, ये भी तो ध्यान दो। इस बार उसने पूछा मिश्रण और दूध। मिश्रण टोटल कितना हो गया? 7। और दूध कितना हुआ? देखा कई लोग कैसे फंसे। ये मैंने जानबूझ के ऑप्शन बनाई थी, मुझे पता था कई लोग इतने रट्टे मार रहे होंगे कि जैसे ही एक सवाल आएगा 6 और वो उन्हें सबसे पहले दिखाई देगा, फिर उसका फॉन्ट साइज बड़ा दिख रहा होगा ऐसे, ये सब आसपास दिखाई भी नहीं देंगे तब। और देखो तुम कैसे फंसे। ये मैंने बनाया ही इसलिए था, तो मुझे पता था कई फंसेंगे। और पेपर सेटर का यही टारगेट होता है, कुछ कुछ को फंसाते रहो हर क्वेश्चन में। वो क्वेश्चन 100 लोगों में जाए, 40 फंस जाए, बहुत बढ़िया। और एंड तक होते होते पता चलेगा 100 में से 90 फंसे रह गए होंगे, वही 10 पेपर निकालेंगे फिर सी सेट। ठीक है, मतलब 90 ऐसे होंगे जो ज्यादा जगह फंसे रहेंगे, फंसेंगे तो सारे ही कहीं ना कहीं। ठीक है, समझ आए सबको? करो अगला क्वेश्चन। अब ये सही करना, ये गलत मत करना। 75 सेकेंड है। ये था क्वेश्चन। अब बोला कि एक बेईमान फल विक्रेता 5% हानि पर बेचता है। 5% कितना होता है? 1/20। यानी कि वो कहना चाह रहा है मेरा सामान 20 का है, मैं बेच कितने में रहा हूं? 19 में। कह रहा मुझे घाटा हो रहा है। 5%, 5% होता है 1/20। भाई 5% होता है 1/20। अब वो 20 वाली चीज कितने में बेच रहा है? 19 में। पर आगे बोला गया है कि वो 1 किलो के बदले कितने का यूज कर रहा है? यानी कि उसका 850 ग्राम वाला सामान बिक किसके हिसाब से रहा है? 1020, 1020। 2 से काटा यहाँ 5, 5 से यहाँ काटा 17। तो 17 वाली चीज कितने की बिक रही है? कितने का प्रॉफिट इसके रिस्पेक्ट में? 2/17 इंटू, अभी आ गया 200/17। मान लो मुझे वैल्यू याद नहीं है तो मैं सॉल्व करूंगा। अब 200/17 क्या होता है? 17 इंटू 11 होता है 187। तो ये आएगा 11 सही 13/17%। ये समझ आ गया सबको? और देखो जैसे मैं आपको कह रहा था, कोशिश करा करो कि हर बेईमानी को समझो। देखो उसे आप बेईमानी बोलो या उनका बिजनेस करने का तरीका बोलो, क्योंकि अगर वो प्रॉफिट कमा रहे हैं और इतना कमा रहे हैं सबके सामने खुली आंखों से, बेच रहे हैं, कमा रहे हैं, तो कुछ तो वो गड़बड़ कर ही रहे हैं। ठीक है, तो वो समझना है क्या हो रहा है। जैसे मान लो मैं आपको एक सिचुएशन और बात करता हूं। मान लो सपोज मैं बोलता हूं एक सब्जी वाला सब्जी बेच रहा है। अब मान लो मैं बोलता हूं जहां मैं रहता हूं जिस लोकेलिटी में, वहीं पे मान लो वो सब्जी वाला आता है। अब वो सब्जी वाला आया, मान लो प्याज बेच रहा है। अब मैंने देखा कि कोई सपोज कस्टमर उससे सामान खरीदता है, प्याज खरीदता है। अब वो क्या करता है, मान लो उसके पास तराजू है, एक तरफ प्याज रखता है और एक तरफ वो बाट रख देता है। मान लो उसने 1 किलो प्याज खरीदे,
अब जिसने भी 1 किलो प्याज खरीदे उसे सही तोला, एकदम प्रॉपर सही तोला। अब जो कस्टमर था उसने प्याज ले लिए और जाते जाते ना उस रेडी से एक प्याज और उठा लिया। कईयों की आदत होती है, ठीक है, प्रॉपर तुल गया, जाते जाते एक उठा लिया। सब्जी वाले ने उसे टोका भी नहीं, कोई बात नहीं, ले गया ले गया। जबकि देखा जाए तो सब्जी वाले को टोकना चाहिए, भाई जब सही तोल दिया तो क्यों उठा के लेके जा रहा है। मान लेते हैं वो प्याज जो उठा के लेके गया था 100 ग्राम का था, पर सब्जी वाले ने नहीं टोका। मान लो अगले दिन भी यही होता है। अब मैं देख रहा हूं अपने घर से कि भाई वो सब्जी खरीदता है, वो सही प्याज तोलता है, और ये जो कस्टमर है फिर क्या करता है, फिर उठा लेता है एक पैक। बट मैं हैरान इस बात पे होता हूँ कि सब्जी वाला इसे टोक क्यों नहीं रहा। ठीक है कि भाई वो पूरा सही तोल रहा है फिर भी वो ले जाता है। ठीक है, अभी हम मान लेते हैं सब्जी वाला क्रय मूल्य पर बेच रहा है, ठीक है, जबकि ऐसा होता नहीं, बट मान लेते हैं क्रय मूल्य पर बेच रहा है। अब मान लो अगले दिन मैं उससे सब्जी खरीदने गया, मैंने पूरा प्रॉपर तुलवाया, बट मैंने उठाया नहीं, मैं ले गया। मैंने घर गया, दोबारा तोली वो सब्जी या दोबारा तोले वो प्याज, तो पता चला वो 1 किलो थे ही नहीं, वो थे ही 800 ग्राम। यानी कि उसने अपने बाट में कुछ गड़बड़ कर रखी है। वो है 800 ग्राम का, बट उस पर छपाया क्या हुआ है 1 किलो। तो जितना शाना ग्राहक आ जाए वो तो ये देखेगा राजू में सही तोल रहा है, बट सब्जी वाले ने दिमाग ही कहीं और लगा रखा है। सब्जी वाले ने तोलने में गड़बड़ नहीं कर रहा, वो बाट में ही गड़बड़ कर दी है, छपवा उस पर दिया है 1 किलो, है वो कितना 800 ग्राम। मैं अगले दिन फिर जाता हूँ कि एक बार फिर वेरीफाई कर लूँ सही में यही हो रहा है। मैं फिर गया, फिर मैंने सब्जी खरीदी, फिर वही हुआ, मैं घर आया, तोला 800 ग्राम ही निकली। तो मैं समझ गया कि हो ये रहा था कि जो 1000 ग्राम प्याज हैं एक्चुअली में वो आते ही कितने थे 800। बट जब वो पहले वाले कस्टमर को बेचता था तो वो तोल के 800 ले लेता था, उसके बाद 100 ग्राम उठा लेता था। अब सब्जी वाला सोच रहा होता था कि भाई ये खुश हो रहा है कि ये 100 फालतू उठा गया, और वो इसलिए खुश हो रहा है क्योंकि अभी भी 900 ही तो गया, पैसे तो कितने के लिए हैं। तो ऐसे में क्या होता है, दोनों खुश रहते हैं। पहला वाला सोच रहा मैंने इसका काट दिया उठा के 100, वो सोच रहा है तूने क्या किया है, मैं तो जो कर रहा हूं तुझे पता भी नहीं है, तू तो जो कर रहा है वो मुझे पता है कि चल उठा के जा रहा है, बट मैंने क्या किया वो तो तुझे पता ही नहीं है। जिस दिन पता चलेगा तब बात करेंगे। अब मुझे ये बात समझ आ गई कि वो ऐसा करता है। अब मुझे ये पता है कि सब्जी वाले का माइंडसेट ये है कि आप उससे कुछ भी तो लो, जाते जाते एक उठा लो, कुछ कहता ही नहीं। अब मैं क्या गया, मैं अगले दिन फिर गया उसके बाद सब्जी खरीद। अब इस बार मैंने जो बाट था उसको ही बदल दिया। मैंने एक ऐसा बाट बनवाया जिसपे छपा 1 किलो बट है 1200 ग्राम। मैंने मान लो अपना बाट लिया, उसकी रेडी में डाल दिया, उसका बाट उठा लिया। अब मैंने कहा तोल प्याज, और वो प्याज तोल रहा है। अब प्याज तोले तो आएंगे कितने 1200, मैंने 1200 ग्राम प्याज लिया और जा जाते एक और उठा, वगैरह ले जा ले जा। अब हुआ क्या, उसकी दुकान से सामान कितने का गया 1300, पैसे कितने मिले, कितने का घाटा इस बार 1300 पे, क्योंकि उसका क्रय मूल्य तो 1300 था, पैसे उसने मेरे से 1000 लिए जो उसका विक्रय मूल्य था, तो घाटा कितने का इस बार। और मैं जाते जाते वापस अपना बाट रख दूंगा, मतलब अपना उठा लूंगा उसका रख दूंगा, वरना बेचारा पूरे दिन में बहुत घाटा खाएगा। ठीक है, तो ये भी आपको समझना, ये तो मैंने ऐसे ही बना दिया, ठीक है सिचुएशन। तो मेरे एक है ना, आपको समझना होगा कि हो क्या रहा है, ठीक है, क्योंकि आसपास बहुत बेईमान लोग होंगे, ठीक है, पहचानना होगा, ठीक है, कि वो क्या कर रहे हैं। तो थोड़ा अवेयर रहना चाहिए, उससे बस क्या होता है थोड़े चांसेस होंगे बच जाओगे, वरना तरीके बहुत है। और पता है सबसे ज्यादा आपका काट कौन सकता है, जो आपके बहुत क्लोज होगा, ठीक है, और वो लोग भी काटते हैं, क्योंकि अब मेरा तो लाइफ का तजुर्बा थोड़ा ज्यादा है तुमसे, ठीक है, जो लोग रोज आपके साथ सुबह शाम बैठते होंगे, उठते बैठते होंगे, पता चलता है वही आपका काट रहा है, और उस पर तुम शक भी नहीं करते। मुझे लगता है ये थोड़ा ना, ये तो अपने साथ खा पी रहा है, रोज सुबह शाम पार्टी भी दे रहे हैं, और पीछे से वही आपका बैंड बजा रहा है, ठीक है, तो फिर आपको कुछ तरीका निकालना होता है कि दोबारा उसका बैंड बजाओ, ठीक है। तो बस आपको समझना होगा कि क्या हो रहा है, ठीक है। आते हैं वापस टॉपिक पे। अब जैसे ये क्वेश्चन दे दिया गया, गर्मियों में मीटर स्केल 10% तक बढ़ जाता है, इसका क्या मतलब है कि मान लो एक मीटर स्केल, 1 मीटर कितने सेंटीमीटर होता है 100 सेंटीमीटर,
अब मान लो कोई कपड़ा खरीदने जाता है, गर्मियों में स्केल 10% बढ़ जाता है, यानी कि 100 सेंटीमीटर वाला कितना हो जाता है, 110। अब मान लो मैं किसी से लेने तो गया था 100 सेंटीमीटर, बट मिल कितना रहा है, यानी कि दुकानदार को घाटा हो जाएगा। वो ये कहना चाह रहा है कि गर्मियों में मीटर स्केल 10% बढ़ जाता, यानी कि होगा क्या, उसका सामान 110 का बिकेगा, बट वो कस्टमर से पैसे कितने के ले रहा है, बट उसके आगे कुछ बोला गया और उसने अपने रेट से 20% ज्यादा। 20% कितना होता है, 1/5, यानी कि वो 5 वाली चीज कितने की बेच रहा है, 5 वाली कितने की बेच रहा है, 6 की, 4 की नहीं, 6 की। अब बस सॉल्व करना, 0 से 0 कैंसिल, ये 5 के टेबल में 2, तो ये तो 11 रह गया, 2 इंटू 6, 11 वाला सामान 12 का बिका, कितने का प्रॉफिट, इसके रिस्पेक्ट में 1/11। अगर आपने याद किया होगा तो पता ही होगा, 1/11, 9 1/, करो इस क्वेश्चन को। इसमें बोला कि एक दुकानदार सामान खरीदते वक्त 10% की बेईमानी करता है, सामान बेचते वक्त 10% की बेईमानी करता है, तो उसका कुल लाभ प्रतिशत याद करें, कितना होगा, क्या होगा आंसर, सामान खरीदते वक्त 10% की बेईमानी, सामान बेचते वक्त 10% की बेईमानी, कितने प्रतिशत का लाभ, 21। एक आंसर 21 आ रहा, और किसी का कुछ और, देखो 10% की बेईमानी का यही मतलब है कि मान लो जो चीज खरीदी 10 की, बेच कितने की रहे हो, या मैं बोलूं आप कहीं से खुद भी सामान लेके आते हो, मान लो मैं कहीं से लेके आता हूं, अब जब मैं खुद खरीद के आता हूं तो मैं 10 रुपए में कितना सामान ले आता हूं, 11 का, और जब मैं बेच रहा हूं अपने कस्टमर तो भी मैं 10 रुपए वाला सामान कितने का बेच रहा हूं, तो 10 इंटू 10 100, 11 इंटू 11, तो आप ऐसे लाइन ड्रॉ करते थे, तो 100 वाली चीज कितने की बिक रही है, तो कितने % का फायदा। कई लोग इसको ऐसे करते हैं, जब खरीदा 10% की बेईमानी, जब बेचा 10% की बेईमानी, तो आपने पढ़ा था सक्सेसिव परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला, x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई अपॉन x/y/100, तो ये कितना आ गया, यानी कि उसने कितना कमाया, 21%। देखो भाई ये जो आते हैं ना क्वेश्चन चीटिंग वाले, इसमें 2 तरह के क्वेश्चन पूछता है पेपर सेटर। पहला ये जो, एक देखो सवाल ऐसे बनेगा, अभी कुछ लिखना मत, देखो मैंने क्या लिखा, इन केस ऑफ चीटिंग देयर आर 2 सिनारियोस, 2 केस बनते हैं। पहला जो अभी मैंने आपको बताया, एक व्यक्ति खरीदते समय 10% की धोखाधड़ी करता है और बेचते समय, ये तो बहुत सिंपल, सीधा हम क्या करेंगे, x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई अपॉन, जो कि कितना आ गया, अब वो 30-20 बोले कुछ भी बोले, हम इजीली सॉल्व, ये क्या होगा, सिर्फ लिखा होगा कि वो धोखाधड़ी करता है, बेईमानी करता है, धोखाधड़ी करता है, कुछ भी, बस ये लिखा होगा। एक केस आएगा जहां पे बोलेगा वो तोलने में गड़बड़ करता है, वो कैसे आएगा, देखो वो ऐसे आएगा, दूसरा केस, ये तो देख लिया था 21% वाला, अब दूसरा देखो वो ऐसे आएगा, एक व्यक्ति खरीदते समय 10% की गलत वचन का उपयोग करता है और बेचते वक्त भी, यहां पर इंपॉर्टेंट पार्ट क्या होगा, गलत वजन, यानी कि वजन में गड़बड़ कर रहा हो, खरीदते वक्त भी 10% और बेचते वक्त भी गलत वजन का उपयोग कर रहा है। अब बोला जाएगा उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात है, तो यहां पे आपके लिए हिंट होगा कि वो वेइंग में गड़बड़ कर रहा है, तोलने में गड़बड़ कर रहा है। तो ये वाला जो केस है ना, ये बहुत सारे लोग गलत कर देते। इसमें ये समझना है कि जैसे मान लो मैं हूं शॉपकीपर, मैं भी कहीं से सामान लाता हूं और फिर मैं कहीं बेचता हूं, मान
मान लो मैं यहाँ किसी से सामान खरीद के ला रहा हूँ, मेरे पास है 10 रुपए, मान लेते हैं 1 ग्राम 1 रुपए का, तो 10 रुपए में कितना आना चाहिए था? 10 ग्राम। बट मैंने कुछ बाट में गड़बड़ कर रखी है, जिस वजह से मैं 10 ग्राम की जगह कितना ले आया? 11 ग्राम। मैंने पैसे तो कितने दिए? 10, और मैं ले कितना? 11। ठीक है, अब आप 1000 बोलोगे तो 1100 ले आए। ठीक है, मैंने 10 रुपए दिए, लाना था मुझे 10 ग्राम, मैं ले कितना आया? 11। अब यहां से कोई मेरे पास खरीदने आया, अब उसने मेरे को 10 रुपए दिए, तो मुझे उसे देना कितना था? 10 ग्राम। बट मैंने वेइंग में गड़बड़ कर दी और मैंने 9 ग्राम दिया, यानी कि मैंने उन्हें दिया कितना? 9 ग्राम। यानी कि हुआ क्या, मैंने जब 10 रुपए दिए थे तो मैं सामान कितने का लाया? मुझे फायदा ही हुआ, तो भाई मेरी जेब से गया 10, आया कितना? पर जब मैं बेच रहा हूं किसी को, जो मेरे से मांगने 10 आया था, मैंने उसे दिया कितना? यानी कि गया 9 का सामान, बट पैसे मैंने कितने ले लिए? 10 से 10 कटा, तो 9 वाली चीज कितने की बिकी? 9 वाली चीज 11 की बिकी। कितने का प्रॉफिट इसके रिस्पेक्ट में? तो 2/9 इंटू 100, 22, 2/, तो इसका आंसर हो जाएगा 22, 2/9। पहले इसको नोट करो, सिचुएशन भी लिख लो और आंसर भी। तो यहां पर हिंट आपके लिए क्या होगा क्वेश्चन में? यानी कि वजन, वेइंग में गड़बड़ कर रहा होगा। ठीक है, जैसे मान लो मैं आपको एक सिंगल डाटा चेंज करता हूं, आंसर बताना। मान लो मैं बोलूं कोई सामान खरीदता है तो 30% वेइंग में गड़बड़ करता है। कब करता है 30% की गड़बड़? जब वो सामान परचेज करता है, मान लो। और मान लो मैं आपको बोल रहा हूं जब बेचता है तो वो 20% की वेइंग में गड़बड़ करता है। अब उसका लाभ प्रतिशत बताना कितना होगा? करो एक बार ट्राई। सामान खरीदते वक्त वो 30% की गड़बड़ कर रहा है, बेचते वक्त 20% की। तो क्वेश्चन ये है कि उसका कुल लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए, उसका कुल लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए, ये क्वेश्चन। क्या होगा आंसर जिनका भी सॉल्व हो रहा? कितना? 62.5%, 31.25। कुछ कैलकुलेशन में देखो गड़बड़ ना हो गई हो। क्या करा आपने, कैसे करा, एक बारी बताओ। ठीक है, इन्होंने बोला 10 और 13 कर लिया, बिल्कुल सही करा इन्होंने। इन्होंने बोला 30% गड़बड़ है, यानी कि जब मैं सामान खरीदने गया तो 10 रुपए में कितना ले आया? 13। तो मेरा जेब से गए 10, आए मेरे पास कितने? 13। और जब बेचा, देखो अब 4 और 5 जरा समझते हैं, यानी कि 20% होता है 1/5, यानी कि जो मेरे से मांगने 5 आया मैंने उसे दिया कितना? 4। तो मेरे से मांगने 5 आया, मैंने उसे दिया कितना? 4। तो 4 यहां लिखा जाएगा, यही होगा ना भाई उसका 4। अब इसको सॉल्व करते हैं, 2 इंटू 4 8, और यहां कितना है? तो 8 से 13 कितना बढ़ा, किसके रिस्पेक्ट में? अब आप सॉल्व करो इसे, 62.5 ही आएगा। तुमने कुछ कैलकुलेशन में गलती करी है। 62.5%, प्रोसेस तो तुम सही कर रहे हो, बट आंसर 62.5 है। उनका सही था जिनका 62.5 आया था। देखो
अगर कोई मुझे कहेगा ना फॉर्मूले बनाओ, तो मैं हर सिचुएशन पे फॉर्मूले बना सकता हूँ। तो मुझे क्वेश्चन दो, मैं फॉर्मूला बना दूंगा, क्वेश्चन दो, मैं फॉर्मूला बना दूंगा। बट फॉर्मूलों से सिलेक्शन नहीं होता, तो याद ही नहीं रहेंगे कब कौन सा। अब मान लो कोई मेरे को कहे यहाँ पे फॉर्मूला बनाओ, मैं कहूंगा कितना आसान है, देखो क्या लिखा है यहाँ पे 30, यहाँ पे क्या लिखा है 20, दोनों को जोड़ो 30 जमा 20। जो बेचने वाला हो वो 100 में से घटा देना, 100 में से 20 घटाया तो 50/80 × 100, यही आंसर आएगा। कोई भी सवाल, दोनों को जोड़ो, क्या लिखा है यहाँ 30, यहाँ क्या लिखा है 30 जमा 20, नीचे क्या लिखोगे जो बेचने वाला नंबर है उसको 100 में से घटा दो बस × 100। बच्चा कहता है यही बताया करो, पेपर में ना याद ही नहीं रहेगा नीचे क्या लिखना था, ठीक है, ये गड़बड़ हो जाएगी। तो ये शॉर्टकट्स याद नहीं करने होते, ठीक है, कॉन्सेप्ट समझो। बनाने को ऐसे बनाए जा सकते हैं हर चीज में। अब ऐसा कोई भी सवाल आ जाएगा, हो जाएगा। मान लो 1 सेकंड ले, मैं यहाँ 20 करता यहाँ 30, अब बताना क्या आंसर आता। अब यहाँ 20 करा होता यहाँ 30, तब आंसर क्या होता, ऊपर 50 नीचे 70 इंटू, बिल्कुल सही 5/7, 1/7 होता है 14, 2/7, तो ये आएगा 71, 3/7%। तो ऐसे फॉर्मूले हर सिचुएशन में बनाए जा सकते हैं, बट मुझे लगता है बेसिक कॉन्सेप्ट पे काम कर लो, वो ज्यादा हेल्प करेगा। तो उसका आंसर आ गया 22/2/9%। 22/2/9%। बंद कर दो।